इस वीडियो की स्टार्टिंग में डस्टिन जो होता है वो अपने बेटे से कह रहा होता है कि मैंने सुना है तुम्हारे टीचर से कि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुमने एडवांस कोर्स को खुद ही खत्म कर लिया, जो कि असल में तुम्हारे को स्कूल जाने के बाद खत्म करना था। तुम्हारा बड़ा भाई भी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन देख कर लग रहा है कि तुम उससे ज्यादा स्मार्ट हो और बेहतर हो। अपना जो टाइम है वो खेलने में बर्बाद करना बंद करो और अब से तुम्हें ना मेरे ऑफिस में आना 8 बजे। सही है ना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा आयजर। अगले सीन में दिखाया जाता है, वहाँ पर वो बता रहा होता है आयजर कि मेरे पास कोई टाइम नहीं था मेरी मदर से मिलने का। मैंने अपना ज्यादातर टाइम अपने फादर के साथ ना बिताना शुरू कर दिया उस दिन से ही। हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो होता है वो एक विलेज के बारे में बता रहा होता है और वहाँ पर वो सारी चीजें बताता है। अचानक ही वहाँ पर जो है ना विक्टर जो होता है ना वो बोलता है कि फादर हमेशा आप आयजर को हमारे साथ लेके आ जाते हैं, मुझे नहीं लगता है कि आपको इसको सिखाना चाहिए, आपने मुझे कहा था कि आप सिर्फ मुझे सिखाएंगे। वहाँ पर जो फादर था वो बोल रहा होता है विक्टर तुम्हें थोड़ा समझना चाहिए, ये एक बिजनेस है, कोई मजाक नहीं है। जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल होता है उसी को ये बिजनेस मिलेगा। बिजनेस वर्ल्ड जो है वो एक बैटलफील्ड की तरह है जहाँ पर आपको सरवाइव करने के लिए लड़ना पड़ता है। और वैसे भी मेरे पास कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं अपना नाम जो है ना वो किसी फेलियर को दे दूँ, तो तुम दोनों को ही मेहनत करनी होगी ताकि तुम दोनों ही बिजनेस को हासिल कर सको। वहाँ पर विक्टर बोलता है ठीक है फादर। हमें दिखाया जाता है हमारा जो है ना आयजर था वो बता रहा होता है उस दिन के बाद से ही जो विक्टर था वो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल हो गया मेरी तरफ। वो मेरी मदर के साथ भी टाइम नहीं बिताता था। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसकी मदर रुकती जा जाती है विक्टर को, लेकिन विक्टर बोल रहा होता है मेरे पास आपके लिए टाइम नहीं है, मैं फादर से मिलने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन उसकी माँ बोल रही होती है बेटा रुको। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो फादर के पास आता है। फिर उसके फादर कहते हैं तुम ये चाहते हो कि मैं डेलन कॉट के करिकुलम को रिप्लेस कर दूं, वो भी ट्यूटरिंग के साथ? कितना ज्यादा नॉनसेंस है। ऐसी प्रेस्टिजियस फैमिली में ऐसा चाइल्ड कैसे पैदा हो सकता है? तुम्हारे पास कोई डेलन कॉट का डिप्लोमा भी नहीं है, फिर भी तुम आ गए हो बकवास करने के लिए। वहाँ पर जो हमारे ना विक्टर था वो बोला होता है प्लीज फादर मुझे अलाउ करें कि मैं यहाँ से चले जाऊँ ताकि मैं ना और ज्यादा टाइम है ना आपके साथ बिता सकूँ। लेकिन उसके फादर बोलते हैं मेरे ऑफिस से बाहर निकल जाओ, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। वहाँ पर हमारा जो आयजर था वो बता रहा होता है कि असल में वहाँ पर जो विक्टर था वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गया था क्योंकि वो अकेडमी जाने वाला था और इस दौरान हो सकता है कि मैं उनकी जो है ना फादर की अटेंशन बहुत ज्यादा अपनी तरफ ले लूं, जिस वजह से वो ये नहीं चाहता था। मैं फादर के साथ पढ़ रहा था और बहुत सारी फील्ड्स के बारे में सीख रहा था। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो गन के बारे में ना सब कुछ समझ रहा होता है और कोई उसे समझा रहा होता है। फिर वो बताता है फर्स्ट टाइम मैं अपनी मदर के ना वर्ल्ड से बाहर निकल कर अपने फादर के वर्ल्ड में आया था और वहाँ पर चीजें सीख रहा था। हमें दिखाया जाता है एक बंदा बोल रहा होता है ये जो लैंड है ना वो असल में अबैंडन फैक्ट्री के ना आसपास ही है, इसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे एक न्यू फैक्ट्री में। सही है ना। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक औरत आती है जो बोल रही होती है प्लीज आप लोग मेरी मदद कीजिए प्लीज। और वहाँ पर वो जो होती है ना आयजर का हाथ पकड़ लेती है। वहाँ पर वो बोल रही होती है मेरा बच्चा भी तुम्हारी उम्र का है, प्लीज मेरी मदद करो। उसे ऑर्फनेज में लेके चले गए हैं वो लोग। वहाँ पर जो आयजर था वो तो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस उसको देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो डस्टिन होता है ना वो कहता है कि आखिर इस लड़की के साथ मसला क्या है, तुम लोग एक लड़की को भी नहीं संभाल सकते हो। हे मेरे बेटे के ऊपर से अपने गंदे हाथ हटा लो। लेकिन वहाँ पर वो औरत बोल रही थी प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए प्लीज। और हमें दिखाया जाता है कोई उसके बाल पकड़ता है उस औरत के और वो चिल्ला रही होती है और वहाँ पर उसे लेके चले जाता है। हमें दिखाया जाता है डस्टिन बोल रहा होता है सच में तुम लोग सच में बहुत ज्यादा ही सुस्त हो। वैसे भी उसका जो चाइल्ड है ना वो अपने पेरेंट्स को लॉस्ट कर चुका है, उसे ऑर्फनेज में भेज दो और फिर जब वो बड़ा हो जाए तो उसे फैक्ट्री में काम करने के लिए लेके आ जाना। सही है ना। और वहाँ पर जो सर्वेंट होता है वो बोलता है ठीक है मिस्टर डस्टिन। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो आयजर था वही सब सुनता है। फिर वो बताता है अपने पर पे बोलते हुए मेरे पास कोई भी सिंगल पर्सन नहीं था जो असल में रूल से ना बाहर हो, ना ही मेरी मदर। उन्होंने मेरी मदर को भी एक रूल में बांधा हुआ था। हमें दिखाया जाता है अंदर से आवाज आ रही होती है। वहाँ पर कोई बोल होता है तुम्हें पता है ना सिर्फ और सिर्फ फैमिली के लोग ही यहाँ पर अलाउड है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? और वहाँ पर जो हमारा आयजर था वो भी सुन रहा होता है क्या करें किससे बात कर रहे हैं मेरे फादर। कोई बोल रहा होता है मुझे माफ कर दीजिएगा मेरे एक्शन के लिए, लेकिन मैं ना दूसरी तरीके से सोच रहा था। हमारा जो डस्टिन होता है वो अंदर से बोल रहा होता है लेडी जोना आखिर आप जो है वो इस तरीके से क्यों कर रही हैं? वैसे भी वो उस तरीके की पर्सन नहीं है जो चीज़ों को है ना ओवरलुक कर दे। मेरे हिसाब से हमें इन चीज़ों को है ना एंड करना होगा, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो इन सारी चीज़ों की। हमें बताया जाता है कि आखिर क्या हुआ था। आयजर बताता है कि कुछ दिनों बाद इंपीरियल फैमिली से ना सोल्जर्स आ गए और वहाँ पर वो असल में मेरी मदर को है ना लेने के लिए आए थे और वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करके उनको लेके भी चले जाते। असल में ये सब कुछ मेरे फादर ने किया था, लेकिन मेरी मदर के ऊपर ये इल्जाम डाल दिया गया। हमें दिखाया जाता है आयजर जो होता है अपनी मदर को बचाने के लिए उनको लेके जाता है और वहाँ पर वो बता रहा होता है अपने मन में बोलते हुए ये एक एटिक था जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विक्टर
विक्टर और मैं जाया करते थे। मैंने बहुत कोशिश करी क्योंकि वही जगह थी जहाँ पर मैं ना अपनी मदर को छुपा सकता था। हमें दिखाया जाता है वो अपनी मदर को ले आता है। उसकी मदर बोलती है, बेटा आखिर तुम ये क्या कर रहे हो और तुम डोरवे पे क्यों खड़े हो? हमारा जो एडवाइजर था वो बोला होता है, वहाँ पर है ना बाहर से इंपीरियल फैमिली से ना सोल्जर्स आए हैं आपको पकड़ने के लिए, तो आपको यहाँ पर छुपना होगा। लेकिन वहाँ पर जो उसकी मदर थी वो उसे समझाती है और वो बोल रही है, मैं बिल्कुल ठीक रहूंगी, अडल्ट्स के जो मामले हैं उसमें तुम मत पड़ा करो, मेरे को नीचे जाना होगा। लेकिन वहाँ पर आयसर बोला होता है, मैं आपको नीचे जाने नहीं दे सकता हूँ। और ऐसी इनकी बहस चलती रहती है। लेकिन अचानक ही वहाँ पर जो दरवाजा होता है वो खुल जाता है। हमारा आयसर खुद भी परेशान होता है कि आखिर दरवाजा कैसे खुल गया। और जब वो देखता है तो वहाँ पर वो जो चाबी होती है वो किसी और ने नहीं बल्कि हमारे विक्टर ने खोली होती है। और वो हंसते हुए बोल रहा होता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये यहीं पर ही होंगे फादर, जरा देखिए तो मदर यहीं पर ही है। और वो हंस रहा होता है। और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसकी मदर को लेके जा चुके होते हैं। हमारा जो आयसर था वो अपने फादर के सामने होता है। डस्टिन जो होता है वो उसे डांट रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तुम्हारे को अपने ऊपर देखना चाहिए, अभी अभी तुमने पता है क्या किया था, तुम अडल्ट के बिजनेस पे ना घुसने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारे को अपने पोजीशन को साइड पे रखना होता है कुछ बड़ा हासिल करने के लिए, समझ आ रहा है? आयसर जो होता है वो बोले जाता है, आप ये कह रहे हैं कि जो मनी है वो मेरी मदर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? और विक्टर वहाँ पर ऐसे बैठा हुआ होता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हमें दिखाया जाता है डस्टिन बोला होता है, ऑफ कोर्स सी बात है, यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है, मनी जो है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है और जिसके पास पैसा होता है वो सबसे ज्यादा ऊपर और पावरफुल इंसान होता है। और तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं, एक बिजनेसमैन जो है ना वो नेचुरली कैलकुलेटेड प्रॉफिट्स को है ना इस्तेमाल करता है। मैंने सिंपली उस चीज को चूज किया जो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। तुम्हारी जो मॉम थी इतनी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं थी, तो इस वजह से उसके साथ ये सब कुछ हुआ। हमारी जो आइजर था वो अपने मन में बोल रहा होता है, अच्छा मुझे समझ आया। फिर वो बोलता है, तो इसका मतलब आपने मेरी मदर को भी स्केल पे रख दिया और आपने हेजिटेट भी नहीं किया। आखिर आप ये क्या कह रहे हैं कि जो मनी है वो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है? मेरे हिसाब से हो भी सकता है। हमें दिखाया जाता है डस्टिन बोल रहा होता है, अच्छी बात है कि तुम अच्छे से समझ गए हो। और हमें दिखाया जाता है विक्टर तो स्माइल कर रहा होता है। आइजर को तो गुस्सा आ रहा होता है। उसकी डेविलिश स्माइल देखकर वो बोल रहा होता है, उसने अपनी मदर को ही फांसी के फंदे पर लटका दिया। आखिर इसको इतना फनी क्या लग रहा है इस सिचुएशन में? हमें दिखाया जाता है वो चाकू को उठाता है और आयसर जो होता है वो माने ना विक्टर की तरफ बढ़ता है और वहाँ पर उस पर अटैक भी कर चुका होता है। और वो बोल रहा होता है अपने फादर को कि ना मेरे हिसाब से आपको पुलिस को कॉल करनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैंने किसी को मारने की कोशिश करी है। वैसे भी अच्छा होगा कि मैं अपने मदर का पाथ फॉलो करूँ और प्रेजेंट में चले जाऊँ। हमारा जो है ना डस्टिन था वो तो उसे देख रहा होता है और वहाँ पर वो बोल रहा होता है, समझिए कि वैसे भी आपके साथ रहने से बेहतर तो यही है कि मैं प्रेजेंट में जाकर अपनी मदर के साथ रहूँ। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है फिर भी उसे अरेस्ट नहीं किया गया होता है और वहाँ पर वो है ना एक जगह पे बैठा हुआ होता है। अचानक ही पीछे से कोई आता है और वहाँ पर आइजर बोलता है, आखिर आप कौन है? वहाँ पर ये बंदा जो होता है उसका नाम होता है जेफरे और असल पे ये जो है ना इनकी फैमिली का कंसल्टेंट होता है। वहाँ पर वो स्माइल कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है, ऐसा लगता है तो मैं ना स्टोन से ना इमारत बनाना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। और वहाँ पर बहुत सारे स्टोन्स होते हैं जो एक के ऊपर एक रखे हुए होते हैं। लेकिन हमारा जो आइजर था वो मना कर रहा होता है और बोल रहा होता है, आपको नहीं पता होगा, असल में मैं एक है ना स्टोन है ना रखता हूँ जब कोई मर जाता है हमारे घर में। तो वहाँ पर वो जो होता है ना जेफरे को बोलता है, क्या मतलब? वो बताता है असल में आइजर कि ना ये लोग वो हैं जो है ना इस घर में मर चुके हैं और इस वजह से मैंने हर एक बंदे के लिए अलग अलग स्टोन है ना यहाँ पर रखता रहा। फिर वहाँ पर जो डेफ्टिक था वो पूछता है, क्या कि ये रेड स्टोन किसका है? वहाँ पर वो आइजर बताता है कि ये मेरी मदर का है। वैसे भी उनको टॉप पे होना चाहिए जब वो मरी थी। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारा जो है ना जेफरिक तब उसके साइड पे बैठ के बोल रहा होता है, तुम्हारी जो मदर है वो बहुत जल्दी आ जाएगी, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उनको लाने की। और हमारा आइजर बताता है कि जो जेफरिक था वो एक अच्छा इंसान था। हमें दिखाया जाता है जेफरिक जो होता है वो बोल रहा होता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारी मदर को ले आऊंगा। फिर वो बोलता है, यंग मास्टर अब हम हर हफ्ते एक दूसरे से मिलेंगे। हमें दिखाया जाता है इसी तरीके से उनकी मुलाकात शुरू हो जाती है। वहाँ पर जो आइजर था वो बता रहा होता है कि कैसे जो जेफरिक था ना उसकी वजह से मैं अपने फादर के ब्रेन वॉशिंग से बच गया। विक्टर तो बच नहीं पाया लेकिन मैं एटलीस्ट बच गया, क्योंकि जेफरिक एक अच्छा इंसान था। वो बिल्कुल मेरी मदर की ना प्लेस ले चुका था, वो मुझे अच्छी चीज़ों के बारे में सिखाता था। हमें दिखाया जाता है जेफरिक बोल रहा होता है, वैसे भी किसी को पैसे के मामले में जज करना बहुत बुरा काम होता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो हमारा आइजर था वो बोल रहा होता है, जेफरिक वो इंसान था जो असल में मेरे फादर होने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली। हमें दिखाया जाता है जेफरिक बोल रहा होता है, वैसे भी तुम कभी भी उन रिजल्ट्स को ना अचीव नहीं कर सकते हो। डस्टिन जो है वो सच में बहुत ज़्यादा काबिल आदमी है जिसने इतना सब कुछ अचीव कर लिया खुद से ही। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर जो हमारा आइजर था वो बता रहा होता है कुछ महीने बाद
जेफरिक ने जैसे प्रॉमिस किया था, मेरी जो मदर थी वो वापस आ गई। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आयज़र बहुत खुशी खुशी जा रहा होता है, बोल होता है मदर आखिरकार आप आ गई हैं, और वहाँ पर मदर के हाथ पकड़ता है जिसके हाथ जो होते हैं वो कांप रहे होते हैं। वहाँ पर जो हमारा आयज़र था वो खुद भी घबरा जाता है, और जब अपनी मदर को दिखता है तो वहाँ पर उसकी जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा बुरी हालत में लग रही होती है। फिर हमें आयज़र से पता चलता है कि वो 4 महीने बाद आई थी, उनकी जो सॉफ्ट हैंड्स थे वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए थे। हमें दिखाया जाता है डस्टिन को, जो बोल रहा होता है जो बॉयज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, और असल में वो लेडी है इस घर की, अगर वो एग्जीक्यूट हो गई तो हमारी फैमिली की जो रेपुटेशन है वो गिर जाएगी। कुछ भी करो लेकिन उसे जिंदा रखो, समझ आ रहा है। और ये सारी बातें आयज़र ने सुनी होती है, और वहाँ पर वो है ना रियलाइज करता है कि कैसे उसके जो फादर है वो उसकी मदर को एक बलि के बकरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वहाँ पर वो बताता है उस एक्सीडेंट के पास से ही भी जो मदर थी ना, उनको 3 महीने के लिए मेंटल हेल्थ के उधर पहुंचाया गया ताकि उनकी मेंटल हेल्थ का ख्याल रख सके। और उस वक्त तक मैंने जो है ना अपनी ना फादर पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। मैंने ना सोचा कि आखिर में कैसे अपनी उनकी जो टीचिंग्स है ना उसको खुद से सेपरेट कर सकूं। जैसे कि मुझे जेफरिक ने कहा था मुझे किसी तरीके से ताकतवर बनना होगा, और जब मेरे पास पावर आ जाएगी तो मैं ज़रूर इस जगह से निकल जाऊंगा। हमें बताया जाता है कि उस दिन वो जो है डेलिनकोर से घर आया, जेफरिक जो था ना वो उसे मिला नहीं। उसने सोचा कि जेफरिक जो है वो कहाँ चले गया है। फिर उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कैसे जेफरिक को उसकी पोजीशन से हटा दिया गया है। वहाँ पर हमारा जो आयज़र था वो थोड़ा सा ना राहत की सांस लेता है कि एटलीस्ट अब जेफरिक को इधर काम नहीं करना पड़ेगा। वो बोलता है कि मैं अपनी मदर के साथ अच्छे से टाइम बिता रहा था। हमें दिखा जाता है वो शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है फॉरेस्ट में। फिर वहाँ पर वो किसी चीज़ को शूट करता है। अगले सीन पे हमें दिखाया जाता है कुछ दिन गुजर चुके होते हैं, और वहाँ पर वो अडल्ट बनने वाला होता है, और एक और क्राइसिस हो गए होते हैं उनकी फैमिली के लिए, सिर्फ और सिर्फ फादर और विक्टर की वजह से। हमें दिखाया जाता है कि कैसे फादर जो होते हैं उसके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और वो बोल रहे होते हैं हमारे को कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वैसे भी हमारे ऊपर बहुत सारे इंतजामात लग चुके हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा नाम बिल्कुल ही मिट्टी में मिल जाएगा। अभी तो आयज़र भी अंडर एज है, हम लोग ये सब कुछ होने नहीं दे सकते हैं। पहली बात वो विक्टर का बच्चा भी बगैर ड्रेस के यहाँ से भाग चुका है। हमें दिखाया जाता है सामने जो असिस्टेंट होता है वो बोल रहा होता है हमें ट्रुथ को बताना होगा, जो करंट सिचुएशन है ना अभी हम उसमें बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज में हैं, वैसे भी किसी न किसी के अंदर को इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। सर विक्टर और सर आयज़र इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी ना सही नहीं है, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। फिर डस्टिन बोलता है ठीक है मैं समझ चुका हूँ, वैसे भी उनकी जो मदर है उसको है ना बलि का बकरा बनाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कैसे दोबारा से उसकी मदर को ही ना मारने की ना सोच रहे होते हैं वो लोग, और वहाँ पर उसकी एग्जीक्यूशन की इस बार प्लानिंग हो रही होती है। अगर वो दोबारा से ट्रायल में गई तो उसकी एग्जीक्यूशन बिल्कुल ही तय है। हमें दिखाया जाता है आयज़र को जब ये बात पता चलती है तो वो अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश करता है। वहाँ पर वो लोगों को फ़ोन करके बोल रहा होता है कि तुम लोग फिक्र नहीं करो, मैं जो हूँ उनके फादर के ना जो सपोर्टर्स है उनको संभाल लूंगा, और विक्टर के सपोर्टर्स को भी, तो तुम लोग अपना काम ज़रूर करना। लेकिन अचानक ही जिससे वो कॉल पर बात कर रहा होता है वहाँ पर कॉल कट जाती है, और ये सब कुछ किसी ने और नहीं बल्कि उसकी मदर ने किया होता है। वहाँ पर उसकी मदर बोल रही है वैसे भी तुम्हारी फादर से शादी करने के बाद ही मेरी जो जिंदगी थी ऐसी हो गई थी। तुम्हें पता है कि तुम्हारे कितने बड़े बहन भाइयों को मैंने अपने सामने मरते हुए देखा है। मैं खुश हूँ कि एटलीस्ट मुझे ना मौका मिला तुम दोनों से मिलने का, विक्टर और तुमसे, और मैं तुम दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं ना बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट मैंने तुम दोनों को बड़ा होते हुए देखा है। तुम्हें अपने बाप से और अपने भाई से इतनी ज़्यादा नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, रिवेंज लेने के लिए नहीं। और वहाँ पर वो बताती है कि तुम बहुत जल्दी अडल्ट बनने वाले हो, तो एडवांस में ही हैप्पी बर्थडे। और हमें बताया जाता है कि कैसे उसकी मदर ने खुद ही सुसाइड कर ली ताकि वो अपने बच्चे को बचा सके। और उस दिन के बाद से ही वहाँ पर जो विक्टर और उसके फादर थे ना उसने चैरिटी वर्क शुरू कर दिया, एक एक्सक्यूज बना था मेरी मदर की डेथ का, और इस तरीके से उनकी जो रेपुटेशन थी फैमिली की वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था जब भी उनके चेहरे को देखता था कि कैसे उनके फालतू से स्टूपिड बिजनेसेस की वजह से मेरे मदर के साथ ये सब कुछ हुआ है। हमें दिखाया जाता है कैसे आयज़र सिगरेट पी रहा होता है। अचानक ही वहाँ पर कोई लेडी आती है और वो बोल रही है आखिरकार तुम लोग यहाँ पर हो, कैसे हो? हमने बहुत दफ़ा एक दूसरे के फेसेस को देखा है लेकिन कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करी है, और ये कोई और नहीं बल्कि दिया होती है। आयज़र बोलते हैं चलो मुझे भी लाइटर दे दो। वहाँ पर वो जो होता है ना जानता है कि आखिर जो दिया है उसकी फैमिली जो है ना वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, और ये सब कुछ याद करके वो बोल रहा होता है ऐसा लगता है ये भी सिगरेट इसलिए स्मोक करे है क्योंकि इसकी फैमिली का भी इस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर दिया जो होती है वो बोली जाती है क्या तुम शादी करना चाहते हो? वैसे भी जो जवान लड़के होते हैं वो भी टाइप के है, और मुझे ना शुरुआत से स्टार्ट करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। असल में जो मेरे फादर है ना वो मुझे सोल्ड ऑफ करना चाहते हैं क्लाइंट्स को ही, लेकिन इससे अच्छा ये होगा कि मैं तुमसे शादी कर लूँ। वहाँ पर आयज़र बोलता है तुम्हारा मोटिव क्या है? मैं ऑनेस्ट वुमेन्स को ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो तुम्हारा जो रियल रीज़न है वो मुझे बता दो। वहाँ पर दिया जो होती है वो बताने लग जाती है ऐसा लगता है तुम भी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा थक चुके हो और हम लोग सेम साइड पर ही हैं, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। मुझे पता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम अपनी फैमिली को नीचे गिराना चाहते हो ना, और उनको बिल्कुल ही ख़त्म करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते तो कभी भी तुम उनके ना हायर की पोजीशन के लिए इतनी देर तक लड़ते नहीं,
वहाँ पर जो आयजर था वो है ना अपने मन में बोल रहा होता है बिल्कुल सही कहा, ये ठीक कह रही है, असल में मैं एंड में ग्रैंड्स को खत्म ही करना चाहता हूँ। हमें बताया जाता है कि कैसे आयजर अपनी फैमिली को नीचे लाकर अपनी मदर की सेक्रीफाइस का बदला लेना चाहता है और इस तरीके से वहाँ पर वो अपने फादर से भी बदला ले लेगा क्योंकि उसके फादर की मेहनत को बर्बाद करना उसका सबसे बड़ा मोटिव है। हमें बताया जाता है दिया के द्वारा कि कैसे विक्टर जो है ना वो बहुत ज्यादा ओबीडियंट है, यानी अपने बाप का बहुत ज्यादा फर्मा बरदार है, लेकिन फिर भी तुम परफेक्ट हायर हो, बट तुम्हारे फादर को ना तुम पर बहुत ज्यादा शक है क्योंकि वो अभी भी तुम्हारे ट्रू थॉट्स को देख नहीं पाते हैं। अगर मैं सच बताऊं तो तुम एक हायर बन सकते हो जितना जल्दी हो सके और मैं ये सब कुछ करने में तुम्हारी मदद करूंगी। अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो ये गारंटी के साथ प्रोसेस बहुत जल्दी हो जाएगा। वहाँ पर आयजर भी बोलता है अपने मन में ये सही कह रही है क्योंकि इसकी फैमिली भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। फिर वो बोलता है अब मुझे समझ आया कि तुम फ्रीडम चाहती हो, इस वजह से तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो। दिया बोलती है हाँ बिल्कुल, अगर मैंने विक्टर से शादी करी तो मुझे पूरी जिंदगी ग्रैंड्स के साथ गुजारनी पड़ेगी, लेकिन अगर मैंने तुमसे करी तो मैं फ्री हो जाऊंगी। वैसे भी तुम्हारे को तुम्हारी फैमिली से कोई अटैचमेंट नहीं है, वाई तबे तुम मेरे बिल्कुल टाइप की हो, तुम्हारे गोल को है ना फुलफिल करने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो चलो साथ में रहते हैं। हमें बताया जाता है कि कैसे हमारे आयजर ने सब कुछ बताया होता है अपने फादर को। उसके फादर भी बहुत सरप्राइज होते हैं, लेकिन फिर उसने अपनी अप्रूवल दे दी होती है और वो बोल रहा होता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम सच में उसी लड़की से शादी करोगे। वहाँ पर वो बताता है कि कैसे मेरे फादर ने एक शर्त भी रखी है। डस्टिन बोल रहा होता है मैं इसे अलाउ तो करूंगा, लेकिन तुम्हें एंगेज करना होगा सबसे पहले उस लड़की से, और जो मैरिज की डेट है वो मैं डिसाइड करूंगा जब सारी चीजें जो है ना वो कैलकुलेट करूंगा। और हमारा जो आयजर था वो बताता है इस तरीके से दिया और मेरा रिलेशनशिप शुरू हुआ। अगर मैं असल में सच बताऊं तो दिया जो थी ना वो मुझे कंफर्ट करने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और मैंने उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट किया और उसके लिए हर चीज़ के लिए माफ़ भी कर दिया। वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा अच्छी इंसान थी, लेकिन कभी कभार मुझे उसके लिए ना अजीब लगता था जब वो उस हालत में मौजूद होती थी। हमें दिखाया जाता है कि कैसे वहाँ पर जो आयजर था वो बोल रहा है मैं दिया को अपने साथ लेके जा रहा हूँ, तुम सीन का ख्याल रखना। वहाँ पर वो अपने मन में बोलता है मेरे हिसाब से ये सब कुछ इसलिए क्योंकि वो बहुत सारी मुश्किलों को है ना सह रही थी, तो इसलिए उसको ये सब कुछ करना पड़ रहा था। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो बता रहा होता है कि कैसे मुझे ऐसा लगता था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही लेनी होगी, और जब मैं ना 22 ईयर्स का हुआ तो मेरे फादर ने फाइनली वेडिंग की डेट को डिसाइड कर लिया। हमें दिखाया जाता है विक्टर को जो बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि असल में उसकी जो हायर की पोजीशन है वो जाने वाली है। अगर जो आयजर है उसने ना उससे शादी कर ली हमारी दिया से, तो वो सोचा होता है कि किसी तरीके से वेडिंग को ना रोकना होगा मुझे। और अगले सीन में आयजर को एक इन्फॉर्मेशन मिली होती है विक्टर से कि कैसे जो जेफरी है वो मर चुका है। वहाँ पर वो अपने फादर से यही सब कुछ पूछता है। वहाँ पर उसके फादर बोलते हैं कि असल में उसने ना प्राइस भरता है अपनी एक्शंस का। हमारा जो आयजर था वो गुस्से में आ जाता है क्योंकि जब भी उसके फादर प्राइस को बोलते हैं तो उसका मतलब कि उन्होंने टपका दिया उस बंदे को। वहाँ पर वो बताता है आयजर कि आखिर आपको जेफरी के ऊपर हाथ डालने की क्या जरूरत थी, वैसे भी वो एक अच्छा इंसान है। डस्टिन बोलता है आयजर क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब तुम 18 साल के हुए थे और फॉरेस्ट में एक जगह पर बैठ के शूटिंग कर रहे थे तो तुम्हारे को याद नहीं कि तुमने किस चीज को शूट किया था। और इस वक्त तक आयजर जो था ना वो थोड़ा सा हैरान हो चुका होता है। फिर डस्टिन बोलता है आखिर एक छोटे से एम्प्लॉय की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे बेटे के साथ बात करे, और वो भी हर हफ्ते जाकर। मेरे हिसाब से जब भी तो मेरा मेरी और विक्टर की बात नहीं सुनते थे। हमें दिखाया जाता है कि कैसे विक्टर ने ना ये सब कुछ लिख लिया होता है कि कैसे हमारा जो आयजर है वो है ना उस जेफरिक से बात कर रहा है, और ये सारी चीज़ें जो थी ना उसने हमारे ना डस्टिन को बता दी होती है। हमें दिखाया जाता है आयजर जो होता है ना वो बोल रहा होता है आखिर आप इतने ज़्यादा क्रूअल कैसे हो सकते हैं, वैसे भी वो आपके बहुत ज़्यादा लॉयल था, एंड तक वो आपके ऊपर लॉयल रहा। आप मुझ पर ना गुस्सा कर सकते थे, मुझे डांट सकते थे, लेकिन आपने उसे मार डाला। आखिर आप ये कैसे कर सकते हैं, एक ऐसा बंदा जिसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी लेकिन फिर भी आपने उसको कुछ नहीं दिया, आपने उसे मौत दे दी। हमें दिखाया जाता है डस्टिन बोल रहा होता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना कि अपने दिल को सॉफ्ट मत बनाओ क्योंकि ये एक बिजनेस है और हमारी फैमिली कभी भी किसी को मारने में हेजिटेट नहीं करती है, और मैं थक चुका हूँ कि तुम अपनी प्रीशियस चीज़ को जान ही नहीं देते हो। हमारा जो आयजर था वो इतना गुस्से में आ जाता है कि वो बोल रहा होता है क्या ये किसी इंसान को कहना चाहिए। हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो याद करता है जेफरी को और अपनी कन्वर्सेशन, और वो बोल रहा होता है जेफरी के एक ऐसा इंसान था जिसने ना मेरे मुश्किल समय में मेरी मदद करी, लेकिन उसके बदले उसने अपनी ज़िंदगी दे दी। वो कन्वर्सेशन, एक छोटी सी कन्वर्सेशन उसकी मौत का कारण बन गई। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो ये सब का है ना जो जिम्मेदार होता है वो खुद को ही समझ रहा होता है। डस्टिन जो होता है वो बोल रहा होता है तुम्हें समझना होगा कि ग्रैंड्स को कैसे रहना चाहिए। हमें दिखाया जाता है आयजर इतना गुस्से में आ जाता है कि कैसे वहाँ पर वो जो होता है ना जाने लग जाता है, और वो बोल रहा होता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसका बाप हैरान हो जाता है। फिर अपने बाप को बोलता है आयजर कि तुम अपना जो नाम है ना बेकार सा अपनी फैमिली का वो अपने पास ही रखो और ना ही मुझे ढूंढना। वहाँ पर जो डस्टिन था वो हैरान हो जाता है, वो बोल रहा होता है क्या तुम अपने नाम के बगैर रहने वाले हो, आखिर ये कैसा मजाक है। और हमें दिखाया जाता है आयजर बोल रहा होता है इस बेकार सी फैमिली के साथ रहने से अच्छा तो यही है कि मैं अपने नाम को छोड़
छोड़ दूँ, ये कर्ज के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन वहाँ पर डस्टिन बोल रहा होता है कि तुम्हें लगता है कि तुम सर्वाइव कर पाओगे इस नाम के बगैर? हे रुक जाओ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं तुम्हारा नाम पुकार रहा हूँ आइजर। आइजर बोल रहा होता है तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस नाम के बगैर जी नहीं पाऊंगा? अपनी बकवास अपने साथ रखो और बस देखते रहो। हमें दिखाया जाता है वो ये कहकर चले जाता है, उसका बाप चिल्लाता रह जाता है। और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में वहाँ पर आइजर जो था ना वो एक जगह पर रुका हुआ होता है और वो बताता है दिया ने थोड़ी सी मेरी मदद करी और वहाँ मेरे लिए एक होटल का इंतजाम किया। मैं वहाँ पर रुका हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा मुश्किल में था, लेकिन फिर भी मैंने किसी तरीके से अपने आप को मनाया और सोचा कि मैं जाके दिया से मिलता हूँ। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो दिया से मिलने के लिए आया हुआ होता है और वो सोच रहा होता है कि कैसे जो दिया है ना वो कुछ प्लान कर रही होंगी कि ना किसी तरीके से वो ना डस्टिन को हरा सके। लेकिन जब वो वहाँ पर जाके देखता है तो वहाँ पर विक्टर और वहाँ पर जो दिया थी वो किस कर रहे होते हैं। वो हैरान हो चुका होता है, लेकिन फिर भी वो अपने मन में बोल रहा होता है मुझे लगा था हमारे रिलेशनशिप में थोड़ी सी सिंसियरिटी है, लेकिन एंड में तुमने ना विक्टर को चूज कर लिया। वो हंस रहा होता है और वो बोल रहा होता है वो जो हंसी थी ना वो सिर्फ में खुशी की नहीं थी, ऐसा लगा कि मुझे धोखा मिल गया है। मैं इतना ज़्यादा कभी भी हार्ट ब्रेक नहीं हुआ, लेकिन तुम मेरी फियांसे थी, एटलीस्ट तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए था। हमें दिखाया जाता है कि कैसे वहाँ पर वो एक जगह पे बैठा होता है और वो बहुत ज़्यादा हताश होता है। अगले सीन में उसको याद आता है कि कैसे एक विला है वहाँ पर, वो उस विला में ना जाया करता था जब वो बहुत ज़्यादा छोटा था, तो वो उस विला के उधर ही आ जाता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है हमारे ना मिस्टर हॉलैंड से, और वहाँ पर जो हॉलैंड था वो आ चुका होता है। वहाँ पर वो मिस्टर हॉलैंड को देखकर हैरान हो चुका होता है क्योंकि मिस्टर हॉलैंड से वो कभी भी मिला नहीं था फेस टू फेस। मिस्टर हॉलैंड बताते हैं कि असल में वो जेफरी का ना कज़न है, और वहाँ पर वो जेफरी के बारे में बता रहे होते हैं कि जेफरी हमेशा तुम्हारे बारे में बात करता रहता था और तुमसे ये कहा था कि अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मैं तुमसे जाके मिलूं। वहाँ पर जो हमारा ना आइजर था वो अपने मन में बोल रहा है जेफरी के एंड तक मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान था। फिर वो माफ़ी मांगता है हमारे हॉलैंड से, लेकिन हॉलैंड बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है यंग मैन, तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे फिर उसके बाद ही कुछ दिन बाद गुजर चुके होते हैं और वहाँ पर जो लांसा सेरेनिटी होती है वो हमारे आइजर से मिलने के लिए आती है। ये 100th एनिवर्सरी का ही टाइम था जब वो ना हमारे आइजर से मिलने आई हुई होती है और वहाँ पर आइजर के बारे में बात करती है कि कैसे मैंने उसकी सारी स्टोरी सुनी है। वहाँ पर आइजर बोलता है मैम आखिर आपको कैसे पता मेरे बारे में? वहाँ पर जो लेंसा थी वो बताती है कि असल में मैंने ये एक रूमर फैला दी थी कि मेरे पास कुछ काम है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। तो अचानक ही एक बंदा जिसका नाम राहुल था उसने मुझे बुलाया और उसने मुझे कहा कि ना मैं तुम्हें जाके बचा लूँ। हमें बताया जाता है कि कैसे जो लांसा थी वो उससे पूछती है कि तुम अपनी स्टोरी बताओ। वैसे भी मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ आजकल, क्योंकि मेरी फैमिली के साथ जो लास्ट ईयर हुआ था उस वजह से। वहाँ पर वो ना एक डील रखती है और बोल होती है अगर तुम चाहो तो मेरी मदद कर सकते हो, और ये वही डील होती है। बट जो आइजर था वो उस वक्त मना कर चुका था, लेकिन कुछ महीने बाद उसने अपना माइंड बना लिया और लांसा की हेल्प के लिए उधर पहुंच गया। हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो लांसा की हेल्प के लिए आ चुका होता है। लांसा बोल होती है मेरी जो ग्रैंड डॉटर है वो 18 साल की है, उसका नाम है सेरेना सेरेनिटी। लेकिन असल बात तो ये है कि वो थोड़ा सा अपसेट थी हमारी फैमिली स्टेट के बारे में, अगर वो तुम्हारे साथ रूड हो तो बुरा मत मानना। हमें दिखाया जाता है कि कैसे जो हमारा आइजर था वो बोल होता है अपने मन में कि हम लोग पहले ही बहुत दफ़ा मिल चुके थे, लेकिन ऐसा लगता है कि उस सेरेना ने मुझे नोटिस नहीं किया। हमें दिखाया जाता है सेरेना आ चुकी होती है और वहाँ पर आइजर बोला होता है इस तरीके से तुम और मैं एक दूसरे से मिले थे। और हमें आर्ट के द्वारा कैसे दिखाया जाता है कि जो हमारे आइजर की ये ना अंधेरी सी दुनिया थी उसमें रोशनी बनकर हमारी सेरेना आई होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारे आइजर और सेरेना को जो साथ में बैठे हुए होते हैं। सेरेना जो होती है वो अपने मन में बोल रही होती है इसकी स्टोरी इसके मुंह से सुनने के बाद मेरा जो हर्ट है वो थोड़ा सा दर्द कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि समहाउ हम दोनों जो है ना वो थोड़े से सिमिलर है। फिर आइजर बोलता है क्या तुम्हें मुझ पे दया आ रही है? हमारी फ्रेंड बना करती है और वो अपने मन में बोलती है हमारी थोड़ी सी सिचुएशन सेम है, क्योंकि हमारी भी टेरिबल मेमोरीज है, जिस पे हम ट्रस्ट करते थे उसने हमें धोखा कर दिया। फिर वो बोलती है मैं समझ पा रही हूँ कि तुमने मुझे पे कभी भी नफरत नहीं करी है। तुमने होटल के मास्टर रूम में यही सब कुछ कहा था, मुझे याद है। वहाँ पर जो आया था ये सब सुन रहा होता है। सेरेना बताती है सच बताओ तो मुझे लगता था कि तुम मुझे समझ नहीं पाते हो, और वो अपने मन में बोलती है असल में तुम ही थे जो इन सब में मुझसे सबसे ज़्यादा समझते थे, इस वजह से तुमने कभी मुझसे नफरत नहीं करी, और मैं ही थी जो बेवकूफ़ों की तरह ये सब कर रही थी। फिर वहाँ पर वो बोलती है मुझे ऐसा लगता था कि हमारे अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, और मैंने सोचा कि हम दोनों एक दूसरे के कभी भी साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन अब मैं रियलाइज़ कर पा रही हूँ। वहाँ पर जो हमारा आइजर था वो बोल रहा है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं तुमसे थोड़ी देर पहले नफरत इसलिए करता था क्योंकि ना मुझे लगा कि तुम्हारी जो ऑब्सेशन है ना तुम्हारी फैमिली के साथ वो बिल्कुल मेरे फादर की
कन्वर्सेशन की तरह है। लेकिन जब मैंने तुम्हारे को ना चीजें सिखाई इस बिजनेस के बारे में तो मैं तुम्हें थोड़ा सा समझने लगा। अब ये परफेक्टली फिट करता है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो पर दिया को जो बहुत गुस्से में होती है और वो बोल रही है क्या मतलब, सेरेना और आयशा जो है वो साथ में है, आखिर वो लोग जो है वो मैंशन में कैसे एंटर करें और वो भी साथ में। वो अपने मन में बोल रही है मैं नहीं चाहती हूँ, आखिर वो लोग जो है वो एक दूसरे के प्यार में कैसे पड़ रहे हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो अपने मन में बोल रही है आखिर मैं इसे कैसे लूंगी, अगर वो लोग जो है ना वो अकेले नहीं हुए तो बहुत सी चीजें हो सकती है। जो आयजर है वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। फिर वहाँ पर जो सामने औरत होती है वो बोल रही है डायरेक्टर मुझे आपको कुछ बताना है, ये बेलिना पेंटिंग के बारे में जो लास्ट टाइम आपने बेची थी। वहाँ पर जो दिया थी वो गुस्से में आ जाती है उस पेंटिंग का नाम सुनकर। वहाँ पर वो जो औरत थी वो बता रही होती है मैंने ये कंफर्म किया है कि मिस्टर जो आयगर है यानी आयजर उन्होंने सीक्रेटली उस पेंटिंग को सोल्ड कर दिया है ओवरसीज में। वहाँ पर जो हमारी दिया थी वो हैरान हो चुकी होती है और वो बोल रही थी ऑफ कोर्स सी बात है वो करेगा, क्योंकि तुम्हें लगता है कि जो मेरे फादर है वो आसानी से ही उस वैल्यूएबल पेंटिंग पे गिव अप कर देंगे। वैसे उस लड़की के अंदर हिम्मत बहुत थी कि उसने मुझे सबके सामने कहा कि मैं उस पेंटिंग को खुद ही अपने हाथों से डिस्पोज ऑफ कर दूं, बट इतना ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो औरत थी वो उसके सामने कुछ पेपर सकती है और वो बोल रही है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर कुछ कनेक्शन है ओवरसीज ब्रोकर्स के बीच में। वहाँ पर जो हमारी ना दिया थी वो जब देखती है तो वो बोल रही है क्या तुम श्योर हो। वो बंदा बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मेरे हिसाब से कि वो शुरुआत से ये सब कुछ प्लान कर रहा था। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो दिया थी वो हंसती है वो बोल रही है तो वो क्यूट सी प्रिंसेस, मैंने सुना था कि वो जो है ना मूनलाइट ऑक्शन था वो कैंसिल हो गया था, और फिर जब मुझे पता चला कि ये कैंसिल क्यों हुआ है तो ये बात पता चली कि ये विक्टर ने कैंसिल किया है। फिर बाद में आयजर की तरफ से मुझे कॉल आई और आयजर से मुझे यही पता चला कि असल में विक्टर की तरफ से ना किडनैपिंग हो गई है और वहाँ पर सहीरा को किडनैप कर लिया गया है। लेकिन समहाउ मैं बहुत ज़्यादा सस्पिशियस थी शुरुआत से है कि जो सिविलियन है वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने की क्यों कोशिश कर रहा है, और अब मुझे समझ आ रहा है कि असल में जो सैरा थी वो सरीना ही थी और सरीना जो थी वो असल में सैरा थी। ये दोनों एक ही पर्सन थे। मेरे सामने उसने सब कुछ पहले फिगर आउट कर लिया था कि मैं और मेरे फादर जो है उस पेंटिंग को बेच देंगे, और उसने एक क्लेवर मूव भी किया यानी एक चालाकी भरा मूव। उसने मुझे सबके सामने कहा कि मैं उस पेंटिंग को खुद ही अपने हाथों से डिस्पोज ऑफ कर दूं। हमें दिखाया जाता है वो जो औरत थी वो बोल रही है मेरे हिसाब से उसको पहले ही स्केच के बारे में ना बात कर लेनी चाहिए थी, आखिर वो बाद में क्यों खरीदने की कोशिश कर रही है। वहाँ पर वो जो थी ना हमारी थी वो बोल रही है क्या तुम डिफरेंस नहीं बता सकती हो, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जो वैल्यू है स्केच की वो सिंपली जो है सरीना के नाम पे रिटर्न कर दी गई होगी, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो उस स्केच से बिल्कुल ही इनकम्पेरेबल है जो असल में रियल मौजूद है। लेकिन फिर भी ये मेरीन की पेंटिंग है, इसकी चाहे कम हो या फिर ज़्यादा हो, वैसे भी इसे ब्लैक मार्केट में बेच सकती हूँ, वैसे भी इससे बेनिफिट ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन आफ्टर ऑल अगर उस लड़की के पास दोनों पेंटिंग्स होंगी तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। अगर वो उनको बेचेगी नहीं तो जो वैल्यू है कलेक्शन की वो इंक्रीज होती जाएगी। ये सच में बहुत ज़्यादा चालाक है। एक तो मेरी पेंटिंग, फिर ऊपर से वो जो कलर ऑफ एसिबलेशन की पेंटिंग है वो भी ले ली और फिर आयजर को भी ले लिया। चलो इन सबको तो छोड़ो, लेकिन मैं आयजर को अलाउड नहीं करूँगी मुझसे दूर जाने के लिए। हमें दिखाया जाता है अगले सीन में हमारी फेवरेट को जो नीचे उतर रही होती है। आयजर उसे समझाता है कि थोड़ा सा एहतियात से उतरना। हमारी जो फेवरेट थी वो उतर रही होती है और वहाँ पर वो अपने मन में बोल रही है मैं उसके साथ चलना चाहती हूँ, मैं उसे सेफली फॉलो करूँगी, उसी के पाथ पे चलूँगी, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा और टाइम चाहिए। वैसे भी मैं ना उसकी ज़िंदगी को और कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करूंगी। फिर वो आयजर का नाम पुकारती है। आयजर जो था वो पीछे मुड़ता है और हमारी फेवरेट बोलती है तुम अपना हाथ दे सकते हो, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आयजर अपना हाथ भी दे देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। और हमारी फेवरेट जो थी वो पीछे बोल रही होती है तो प्लीज़ तुम्हारा जो हार्ट है वो बिल्कुल मेरे लिए होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। हमें दिखाया जाता है वो दोनों हाथ पकड़ कर नीचे उतर रहे होते हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी जो फेवरेट थी वो होटल में आ चुकी होती है। वहाँ पर जो हमारी ना सोई थी वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अगले सीन में सोई जो थी ना वो हमारी फेवरेट को ना इन्फॉर्म करती है कि कैसे जो फ्रेडरिक था ना जब आपकी सर्च के लिए गया था तो उसी दिन से वो आया नहीं है और हम उससे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारी फेवरेट जो थी वो हमारे ना आयसर की बात याद करती है जिसने कहा था कि असल में जो लोकेशन थी ना वो फ्रेडरिक ने दी थी। मैं तो है ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया था दो लोकेशंस की वजह से, लेकिन फ्रेडरिक ने मुझे कंफर्म कर दिया। फ्रेडरिक की वजह से ही हम तुम तक पहुँच पाए थे। और हमारी जो फेवरेट थी वो अपने मन में बोल रही है उसने उस पेंटिंग के बारे में पता लगाया था जिसके पीछे पैसा था। उसने मुझे ना वार्न भी किया था कि अगर कुछ हो तो मुझे बता दे, लेकिन फिर भी मैंने उसकी वार्निंग नहीं सुनी। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर उसके रियल इंटेंशंस क्या है, लेकिन फिर भी हमें दिखाया जाता है वो सुई को हुक्म देती है कि उसे किसी भी हालत में फ्रेडरिक को सर्च करके लाना है और उसे ना ये इन्फॉर्म कर दो कि अगर वो मेंशन में वापस नहीं आया तो उसके साथ बुरा होगा। वो आखिर मेरे परमिशन के बगैर कैसे जा सकता है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आयजर जो था वो पहले ही जा चुका था और हमारी जो फेवरेट थी वो कार के उधर देख रही होती है। हमें दिखाया जाता है फिर वो होटल में जाकर सारे काम को खत्म करती है।
फिर वो अपनी कार में बैठ चुकी होती है और वहाँ पर जो माई सोई थी वो बोल रही होती है जैसे आपने सोचा था वैसा ही हुआ। असल में वो जो दिया लॉरेंट है ना, वो वहाँ पर है ना उस पेंटिंग को सील ओवर सीज के द्वारा है ना बेच रही है। हमें दिखाया जाता है माई जो फिमलेट थी वो सोचती है, फिर वहाँ पर वो जो थी ना वो बोल रही होती है, फिर वो बोलती है वो जो पेंटिंग थी ना जिसके पीछे पैसा बहुत ज़्यादा मौजूद था और फ्रेडरिक को भी उसके ऊपर सस्पिशियस हुआ था, उस पेंटिंग को भी है ना सेम रूट की तरफ है ना ट्रांसपोर्ट किया जाए और जिस पेंटिंग के फ्रेम पर मार्क था उसको भी। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारी जो फिमलेट थी वो उस मार्क को सोच रही होती है और वो बोल रही है ये रिवील हो गया है कि वो जो पेंटिंग थी ना वो दी लॉरेंट है ना पैसे को लीगली बेचने के लिए इस्तेमाल करती थी और जैसे ही मुझे इस सब के बारे में पता चला तो मैं किडनैप हो गई। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो बोल रही है उस प्रिपरेशन के बारे में स्लेट्समैन ऑक्शन हाउस की। वहाँ पर सोई बताती है हाँ बिल्कुल हमने कोशिश तो करी है, लेकिन हमारी जो फिमलेट थी वो बोल रही है वैसे भी सेरेना के नाम से हमें उसे अटेंड नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे खुद ही जाना चाहिए। लीगल डिपार्टमेंट उस पर पहले से काम कर रहे हैं, हम बहुत जल्दी उसे ले लेंगे। लेकिन सोई बताती है कि असल में दी लॉरेंस भी ना उस बिजनेस को लेना चाहते हैं। हमारी फिमलेट को गुस्सा आ जाता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो एक जगह पे पहुंच चुके होते हैं और हमारी जो फिमलेट थी उस जगह को देख के बोल रही है ये सच में बहुत ज़्यादा अलग सी जगह है, यहाँ पर तो बहुत सारी अल्कोहल है, सिगरेट से। फिर वो याद करती है कि इधर से ना कोई ऐसी स्मेल आ रही है जिसको वो जानती है। फिर वहाँ पर वो याद करती है कि ये तो दिया के ड्रेस से आ रही थी जब वो उस इनॉग्रेशन सेरेमनी में आई थी। वहाँ पर वो बोल रही है कि ये न्यू ब्रांड है सिगरेट का, लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर किसी और से मिलना है। हमें दिखाया जाता है एक बंदा बोलता है आखिर आप कौन है। हमारी फिमलेट बताती है कि मुझे टैजन से मिलना है। वहाँ पर वो बंदा बोल रहा होता है टैजन, लेकिन वो दूसरे क्लाइंट के साथ अभी है ना बिजी है। हमारी फिमलेट बोलती है उससे बोलो कि एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट उसके साथ है ना बात करना चाहता है। अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी जो फिमलेट थी वो बैठ चुकी होती है और वहाँ पर वो बंदा भी आ चुका होता है। टैजन बोल रहा होता है कि आखिर कौन है जो मुझे ढूंढ रहा है। वहाँ पर वो दिखता है हमारी फिमलेट को, फिर वो सामने बैठ जाता है। हमारी जो फिमलेट थी वो बोल रही है मिस्टर ये जो है ना आदमी मैंने उसे 2 साल पहले है ना हायर किया था। वहाँ पर वो जो बंदा था वो बोल रहा था हाँ बिल्कुल ये आदमी मुझे याद आ गया, ये तो वही आदमी है जो सोल्जर था, मैंने इसे इंट्रोड्यूस करवाया था क्योंकि जो क्लाइंट था उसने कहा था कि असल मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जिसने किसी को मारा भी हो। हमारी जो फिमलेट थी वो ये सब सुनती है, फिर वो बोलती है चलो टॉपिक पे आते हैं, चलो मुझे उस बंदे के बारे में बताओ, क्या तुम्हें याद है कि किसने उसको हायर किया था और किसने उस बंदे को इंट्रोड्यूस करवाया था। हमें दिखाया जाता है वो जो है ना टेंशन था वो बोल रहा है कोई काम इस दुनिया में फ्री में नहीं होता है, आपको तो ये बात पता ही होगी। हमारी जो फिमलेट थी वो बोल रही है फिर पैसा मुझे बताओ। अचानक ही वो पर दिया आ जाती है जो बोल रही है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या तुम भी गुड्स को खरीदने के लिए आई हो। फिर जब वो देखती है हमारी फिमलेट को तो वो बोल रही है अच्छा तो ये वो है दूसरी क्लाइंट। फिर वो बोल रही है देखकर लग रहा है कि तुम यहाँ पर आई हो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं तुमसे इस जगह पे मिलूंगी, वैसे क्या तुम गुड्स को खरीदने के लिए आई हो। हमारी फिमलेट बोलती है नहीं मैं कुछ क्वेश्चंस पूछने आई थी यहाँ पर। वहाँ पर वो दिया को देख के भी हैरान होती है। दिया जो होती है वो उस बंदे से बोलती है टैजन से कि मुझे इससे कोई बात करनी है तो तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन हमारी फिमलेट टैजन को रोकती है, बट टैजन जो होता है वो दिया की बात सुनता है और वहाँ से चले जाता है। हमें दिखाया जाता है वो पर दिया बैठ चुकी होती है और हमारी फिमलेट बोल रही होती है मिस दिया आखिर आप यहाँ पर कर रही है। हमारी जो दिया थी वो बोल रही है ये रूल है इस प्लेस का कि आपको कभी भी एक दूसरे के रियल नाम से एक दूसरे को नहीं पुकारना है। मेरे हिसाब से हमें फेक नेम को इस्तेमाल करना चाहिए, क्या मैं आपको मिस सैरा बुला सकती हूँ। और हमारी जो फिमलेट थी वो हैरान हो चुकी होती है क्योंकि सैरा तो उसका ऑक्शन नेम है। वहाँ पर वो याद करती है और हमें दिखाया जाता है अगले सीन में राहुल को। राहुल जो होता है वो बोल रहा है मिस्टर आइजर आखिर क्या हुआ, क्या हमें ग्रैंड स्टेट को विजिट करने के बारे में मिस सईना को बताना चाहिए। हमारी जो आइजर था वो बोल रहा होता है सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर वो जब नोटिस करता है कि ना वहाँ पर है ना हमारी सईना की कार है तो वो बोल रहा होता है क्या ये सईना की कार है। वो बंदा बताता है राहुल कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। हमारा जो आइजर था वो बोलता है जल्दी से गाड़ी को रोक दो। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर है ना दिया को जो बोल रही थी तुम मुझसे ये पूछ रही हो कि आखिर मुझे कैसे पता चला। असल में मुझे ये पता चला है कि ना तुम दोनों सेम ही पर्सन हो और मैंने सीक्रेटली उस बेरीनीदा पेंटिंग को ब्रोकर्स को जब बेचा था तो मुझे ये सब कुछ पता चल गया। सईना जो होती है वो बोलने जाती है फिर तो तुम बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। दिया बोल रही है मिस सैरा जो है ना वो उस ना एटीट्यूड को ना छोड़ने में कामयाब हो गई बगैर किसी के जाने, लेकिन इसकी वजह से हमें ये पता चल गया। और वहाँ पर वो देख रही होती है हमारी सईना को और वो अपने मन में बोल रही होती है इसे ना विक्टर के द्वारा किडनैप किया गया था, लेकिन फिर भी इसके चेहरे पे कोई भी स्क्रैच नहीं है। आखिर ये कैसा हो सकता है। जब भी मैं विक्टर के साथ टाइम बिताती हूँ तो मेरी बॉडी और मेरा माइंड पूरी तरीके से टुकड़ों में बिखर जाता है, लेकिन ये लड़की आखिर तुम हो कौन और तुम्हें इस दुनिया की हर चीज़ क्यों मिलती है। वहाँ पर वो बोल रही होती है मैं अपनी फैमिली की ना ग्लोरी को रिस्टोर करना चाहती हूँ ताकि इस दुनिया में मुझे कोई भी टच ना कर पाए। वहाँ पर वो ये सब सोचती है, बोल रही है फिर उसी के बाद मैं अपनी हंसी खुशी जिंदगी आइजर के साथ गुजार पाऊंगी। फिर वहाँ हमारी है ना सेलिना को पकड़ती है और वो बोल रही है ये जो प्लेस है ना वो थोड़ी सी अनकंफर्टेबल है,
क्या हम कहीं अंदर चल के बात कर सकते हैं? वैसे भी मुझे आपको कुछ अच्छा सिखाना है। हमें दिखाई जाता है कि जो हमारी फेवरेट थी वो उसका गुस्से में हाथ हटाती है और वो बोल रही है, अगर तुम्हारा हो गया है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे नहीं पता है क्या, अगर तुम ये क्या कर रही हो, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। हमें दिखाई जाता है दिया बोल रही थी, ये तो बहुत ज्यादा बुरी बात है। हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही है, ऐसा करो तुम यहाँ से जाओ, वैसे भी मेरा तुमसे कोई काम नहीं था। वहाँ पर जो दिया थी वो बोल रही है, अगर सच बताऊं तो लोग जो है ना वो समझते नहीं है। असल में जो हमारा आर्ट बिजनेस ना वो बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस और ग्लैमरस लगता है सरफेस से, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सिर्फ हम लोग ना एक भिखारी हैं और पैरासाइट की तरह हैं वेल्दी फैमिली के लिए। वहाँ पर वो मस्ती बताती है कि मैं ना कंप्लेन करना बंद करूंगी अपनी लाइफ के बारे में, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिर तुम डाइवोर्स कब ले रही हो आयसर से। वहाँ पर जो मेरी सही ना थी वो बोल रही है, आखिर तुम ये क्या कह रही हो। वहाँ पर जो हमारी दिया थी वो बोल रही है, तुम एक और इस पर्सन हो तो मुझे पता है कि तुम मुझे बता दोगे। मुझे याद है कि तुम दोनों की ना कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है और तुम हमेशा ही चाहती थी कि उसे डाइवोर्स ले लो, तो मैं सोच रही थी कि आखिर तुम कब लेने वाली हो। हमारी जो फेमिलियर थी वो सोचती है कि असल में उसने ही तो ये डिसाइड किया था कि वो जब है ना बहुत ज्यादा काबिल हो जाएगी वो तो उससे डाइवोर्स ले लेगी। दिया बोलती है, मैं जो थी ना वो अब्रॉड गई हुई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ही अंधी होकर कुछ भी ना ध्यान नहीं दे रही थी। असल में मैं तुम पे नजर रखी हुई थी, खास तौर पर आयसर पे, और जो जरूरत है वो ये है कि मैं कब से तुम दोनों की हरकतें देख रही थी और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना ऐसा प्रिटेंड नहीं करना चाहिए कि मैं इन चीज़ों के बारे में जानती नहीं हूँ। वहाँ पर सहीना बोल रही है, आखिर तुम ये क्या कह रही हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वहाँ पर वो जो थी ना हमारी दिया वो बता रही होती है, चलो इस सब को छोड़ो, मुझे पता है कि जब तुम्हारी फैमिली जो थी ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में थी तो उस वक्त तुम्हारी ग्रैंड मदर ने तुम्हारे को ये फोर्स मैरिज करवाई थी, और तुम्हारी जो फोर्स मैरिज थी उसके बाद तुमने सोचा था कि जब तुम काबिल हो जाओगी तो तुम इससे डाइवोर्स ले लोगी, और तुम तो अब काबिल भी हो चुकी हो, रिलेशनशिप तो तुम्हारा बेकार ही है आयतर के साथ, तो तुम डाइवोर्स लेने की क्या सोच रही हो। वहाँ पर जो हमारी फेवरेट थी वो बोल रही है, तुम्हारी इस घटिया एक्सप्रेशन के साथ तो बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगती हो मेरे हिसाब से, अगर मैं डाइवोर्स ले भी लूँ तो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दिया बोलती है, हम लोग एनिमीज नहीं रहेंगे अगर तुमने डाइवोर्स ले ली, और मैं परफेक्टली बता रही हूँ, मैं तुम्हारे इस गोल को अचीव करने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं लग रहा है। हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही है, सच में तुम बहुत ज़्यादा बकवास करती हो। और वो अपने मन में बोलती है, डियाना यानी ये जो लड़की है वो प्रिटेंड कर रही है कि मेरे साइड पर है, लेकिन असल में इसका कोई डिफरेंट एजेंडा है जो मुझे नहीं पता है। मुझे पता है कि असल में ये मेरे रिएक्शन के जरिए कुछ तो आइडेंटिफाई करना चाहती है, चलो उसको दिखाती हूँ। हमें दिखाया जाता है वो बोल रही है, मेरे हिसाब से जब तुम उस वक्त होटल में आई थी तो तुम इस तरीके से मुझे इसलिए ट्रीट करी थी क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत जल्दी आयज़ा को डाइवोर्स दे दूंगी, और इस वजह से तुमने कोई एटिकेट्स भी नहीं दिखाए थे। वहाँ पर वो मजीद बताती है, मुझे नहीं पता है कि आखिर मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ, मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि हमारे ना बिजनेस में इंटरफेयर करना बंद करो, और रिलेशनशिप में भी अचानक ही कोई आ जाता है, और ये कोई और नहीं बल्कि आयज़र होता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो बोल रहा होता है, हमारी ये ना दिया से कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। हमारी फेवरेट का वो हाथ पकड़ता है और वो बोल रहा था मेरे साथ चलो, और फिर दिया को है ना वार्निंग करता है कि आखिर तुमने ना सहीना के साथ किया क्या है। दिया जो होती है वो बोल रही है, क्या मतलब, मैं बस उससे मिली हूँ और थोड़ी सी हमने बातें करी हैं। लेकिन हमारा जो आंसर था वो गुस्से में बोलता है, मैं डिसअपॉइंट नहीं हूँ और ना ही तुमसे डिस्गस्ट महसूस करता हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि तुम अच्छे से जिंदगी गुजारो और कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से तुम एटलीस्ट यही तो कर सकती हो। दिया जो होती है वो हैरान होती है। हमारा जो आंसर था वो बोल रहा होता है, अब से मेरी जो लड़की है उसको टच करना बंद कर दो। मैंने तुम्हें बताया है ना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मेरी दुश्मन बन जाओगी। अगर तुम यही चाहती हो कि मैं विक्टर की तरह तुम्हारे को ट्रीट करूँ तो तुम्हें बिहेव करना चाहिए। दिया हैरान हो चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है वो जा रहा होता है हमारी फेवरेट के साथ, और वहाँ पर दिया जो होती है देखती है कि कैसे पहली दफा है ना उसने ना उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन इस बार वो सरीना का हाथ पकड़ के उसे लेके जा रहा है और उसे बहुत ज्यादा जेलसी आ रही होती है। हमें देखने सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर जो हमारी ना फेवरेट होती है वो हमारे आयजर के साथ होती है, और आयजर उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि आखिर वो इतनी रात को इस जगह पे क्या कर रही है, और वो बोल रहा होता है तुम्हें पता भी है कितनी ज्यादा डेंजरस प्लेस है। हमारी फेवरेट बोल रही है मुझे कुछ भी नहीं पता है, बस ये ऑर्डिनरी ऑफिस था जहाँ पर मैं मिलने गई थी। वहाँ पर वो जो होता है ना हमारा आयजर वो बोल रहा होता है, क्या तुम बॉडी गार्ड्स को अपने साथ लेके गई थी? नहीं ना। तुम्हें क्या लगता है क्या तुम इस जैसी जगह पर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हो? ये बहुत ज्यादा घटिया जगह है, इसमें बहुत गलत गलत लोग भी भरे हुए हैं, ये बहुत डेंजरस प्लेस है, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही यहाँ पर आ गई। हमेशा मैं तुम्हारे को फॉलो करके तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता हूँ और ना ही हर चीज सिखा सकता हूँ कि आखिर कितनी ज्यादा बुरी है ये दुनिया, और अपनी बॉडी का ख्याल रखना ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी फेवरेट भी गुस्से में होती है, वहाँ पर आयजा चले जाता है और वहाँ पर वो गुस्से में बोल रही होती है तुम बहुत ज्यादा बेकार इंसान हो। अचानक ही राहुल भी आ जाता है, राहुल को देख के वो और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो बोल रही होती है, हाँ तुम राहुल मुझे ऑनेस्टली बताओ कि आखिर आयजर को इस बारे में कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर कोई ना किस कर रहा होता है, और ये कोई और नहीं बल्कि हमारी सहीना और आयजर होते हैं।
फिर हमें बताया जाता है ये सब कुछ कैसे हुआ। हमारी जो फिबलेट और आइजर थे वो असल में जा रहे होते हैं। वहाँ पर जो हमारी फिबलेट थी वो देखती है हमारे आइजर को, फिर उसे याद आता है हमारे राहुल की बात जिसने कहा था कि असल में वो दूसरे बिजनेस को ना डील करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने आपसे झूठ कहा था। वो असल में ग्रैंड मेंशन गए थे सुबह आपकी किडनैपिंग की वजह से, और उन्होंने उससे बात करी थी यानी विक्टर और डस्टिन से, जिस वजह से उनका मूड बहुत ज्यादा खराब है पूरे दिन से ही। हमें दिखाया जाता है हमारी जो फेवरेट थी वो अपने मन में बोल रही है इस वजह से उन्होंने मुझ पर गुस्सा किया। हमें दिखाया जाता है लिफ्ट खुल चुकी होती है, वहाँ पर वो जो होता है ना ऐसे वो निकलने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन हमारी फेवरेट उसके सामने आ जाती है। वो बोल रही होती है मैं जानती हूँ कि मुझे अपना अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा केयरफुल रहूंगी अगली बार। वहाँ पर वो बोल रही होती है मैं अपने आप को डिफेंड कर सकती हूँ, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इतना ज़्यादा डेंजरस भी नहीं था, मैं बस तुमसे यही कहना चाहती थी। वहाँ पर वो आइजर के एक्सप्रेशन को देख रही होती है। आइजर तो चुप होता है। वहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारा जो आइजर था वो याद करते है हमारे ना विक्टर की बात जिसने कहा था छोटे भाई तुझे अपनी वाइफ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि जैसे मैंने पहली दफा उसे किडनैप कर लिया था मैं दूसरी दफा नहीं कर सकता हूँ? वैसे भी मदर और वहाँ पर जो दिया थी और वो जो लॉयर जिसका नाम पता नहीं क्या था मुझे उसके बारे में याद नहीं है, मैंने उन सबको खत्म कर दिया। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उस लड़की का भी एंड वैसा नहीं होगा? तुम जानते हो जिस चीज़ को भी तुमने चेरिश किया है वो सब खत्म हो गई है, यहाँ पर कोई डिफरेंट चीज़ नहीं होने वाली है, तो इस बात का ख्याल रखना। आइजर जो होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है मैं तुम्हें अलाउ नहीं कर सकता हूँ, कहीं तुम्हारे साथ कुछ हो ना जाए। वहाँ पर हमारी फेवरेट अभी भी गुस्सा होती है। हमारा जो आइजर था वो अचानक ही उसे किस कर लेता है और वो बोल रहा था अपने मन में मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो बहुत मसला हो सकता है, मुझे तुम्हें कंट्रोल ही करना होगा, वरना है ना वो जो विक्टर है वो तुम्हें टारगेट करेगा और मेरी जो एंग्जाइटी है वो मुझ पर ना हावी होती जा रही है। इस वजह से हमें दिखाया जाता है वहाँ वो उसे किस कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है मुझे तुम्हें किसी भी हालत में प्रोटेक्ट करना होगा उस विक्टर से, मेरे पास्ट की वजह से मेरे जो करीबी लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और तुम वो अकेले इंसान हो जो मेरे सबसे ज़्यादा करीब है। हमें दिखाया जाता है मेरी जो फेवरेट थी वो अपने मन में बोल रही है ये बहुत ज़्यादा सख्त है, शायद ये इस वजह से है क्योंकि ये बुरे मूड में है। हमारा जो आइजर था वो बोल रहा है तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। हमारी फेवरेट बोल रही है क्या तुम रुकने वाले हो? आइजर वो बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल तुम्हें जाके सो जाना चाहिए, लेकिन हमारी जो फेवरेट थी वो याद करती है कि कैसे पहली दफ़ा उसने किया था हमारे आइजर के साथ। वहाँ पर वो बोल रही है नहीं अब मैं नहीं रुकने वाली हूँ, वो उसे हक कर लेती है और वहाँ पर वो बोल रही है तुम चाहो तो हम कर सकते हैं, वैसे भी मुझे सिखाओ क्या क्या कैसे करते हैं। आइजर जो होता है वो हैरान हो जाता है और वो अपने मन में बोल रहा है ये वुमेन सच में बिल्कुल पागल है, ये मुझे और ज़्यादा पागल कर रही है, क्या इसका एक तरीका है मुझे टॉर्चर करने का? फिर वहाँ पर वो बोल रहा होता है क्या तुम सीरियस हो? तुम्हें तो इस बारे में पता भी नहीं है कि कैसे करते हैं, लेकिन मैं बोलने से पहले थोड़ा सा सोचा करो, अगर मैं गुड कंडीशन में ना हुआ तो मैं ईजी नहीं जाऊँगा तुम्हारे साथ। हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही है चाहे कुछ भी हो लेकिन तुम्हें मुझे सिखाना होगा, मैं तुम्हें इस तरीके से जाने नहीं दूंगी। हमारा जो आइजर था वो तो चुप होता है और अभी भी वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट कर रहा होता है। वहाँ पर हमारी फेवरेट बोल रही है क्या तुम करना नहीं चाहते हो? वो बोल रही है तुम कब से मेंशन कर रहे थे, लेकिन तुम ही वो इंसान हो जो असल में इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। हमें दिखाया जाता है अचानक ही आइजर जो होता है वो उसे पकड़ता है तुम मुझे बहुत ज़्यादा सैड कर रही हो, ऐसी बातें मत किया करो, वैसे भी मैं हमेशा प्रिपेयर रहता हूँ ये सब कुछ करने के लिए। हमें दिखाया जाता है वो अपने मन में बोल रहा होता है उस टाइम जब मैंने तुम्हारे ना लिप्स को टच किया और वो टाइम जब मैंने तुम्हें थोड़ा सा टच किया तो मेरी जो क्यूरियोसिटी थी वो बढ़ने लगी कि आखिर तुम किस तरीके का एक्सप्रेशन बनाओगी उस वक्त, अगर सच बताओ तो मैं जानना चाहता हूँ। और वहाँ पर वो उसके नेक को पकड़ता है और हमें दिखाया जाता है हमारी जो फेवरेट थी वो तो अपने मन में बोल रही है आखिर ये क्या कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा वियर्ड है। फिर वो उसके बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है आइजर जो होता है वो सेना का नाम पुकारता है और वो बोल रहा होता है ये तुम्हारा लास्ट चांस है, तुम यहाँ से जा सकती हो। और हमें दिखाया जाता है वो उसका बड़ा उतार देता है। फिर वहाँ पर वो बोल रहा होता है अगर तुम चाहो तो मैं इस बटन को भी खोल सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकती हो। फिर अचानक हमारी फेवरेट उसका हाथ पकड़ती है और वो अभी भी कांप रही होती है, जिस वजह से हमारा आइजर समझता है कि वो चली जाएगी, लेकिन हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही होती है ये फर्स्ट टाइम है। हाँ बिल्कुल। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो होती है ना उसे किस कर लेती है और वो थोड़ा हैरान हो चुका होता है क्योंकि उसे ये उम्मीद नहीं थी। वहाँ पर वो जो होती है ना हमारी फेवरेट वो बोल रही होती है क्या तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल चुका है आइजर? आइजर जो होता है वो तो अपने मन में बोल रहा होता है ये सच में बहुत ज़्यादा बोल्ड और डिसओबीडियंट प्रे है, यानी मेरी शिकार, शायद इस पर मुझे इसे टेस्ट करना चाहिए, मेरे हिसाब से एंड में मैं ही होऊंगा जो रिग्रेट करेगा। हमें दिखाया जाता है वो उसे किस करता है और वो बोल रहा होता है मुझे पता है ये जो फीलिंग है वो मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगा।
हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो हमारी फ़िल्मलेट थी वो बोल रही होती है वो दिन जब जो आयज़र था वो मुझे सिखाने आया था, वो पहला दिन था जब वो मेरे रूम में आया था, लेकिन सेकंड टाइम हम लोग ये कर रहे हैं मेरे रूम में। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो किस कर रही होती है। अचानक ही जो आयज़र होता है वो है ना उसके इयररिंग्स और सारी चीज़ें उतारने लग जाता है। वहाँ पर जो हमारी फ़िल्मलेट थी वो तो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और वो बोल रही होती है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। फिर आयज़र जो होता है वो उसके ग्लव्स उतारने लग जाता है और वो बोल रहा होता है तुम तो बहुत ज़्यादा डरी हुई हो। हमारी फ़िल्मलेट बोल रही होती है हाँ बिल्कुल, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। आयज़र जो होता है वो उसके ना हैंड्स को अपनी तरफ करता है। वहाँ पर फिर वो जो होता है ना उसके कमरे की तरफ बढ़ता है और वो बोल रहा होता है अगर तुम चाहो तो हम रुक सकते हैं। लेकिन हमारी फ़िल्मलेट बोल रही होती है मैं बस थोड़ा सा नर्वस थी। और वो अपने मन में बोलती है पता नहीं क्यों आयज़र के सामने मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ और ब्लश कर रही हूँ। वहाँ पर आयज़र बोल रहा होता है अगर ऐसा ही है तो अपनी आंखें क्लोज कर लो, तुम्हारे को कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसी के साथ वो लोग रोमांस शुरू कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर आयज़र उसके नेक पे किस कर रहा होता है और अगले सीन में वो लोग बेड पर होते हैं। हमारी जो फ़िल्मलेट थी वो उससे पूछती है क्या मैं तुमसे एक चीज़ पूछ सकती हूँ आयज़र, क्या तुमने कभी ये इमेजिन किया था कि हम दोनों ये सब कुछ कर रहे होंगे। वहाँ पर आयज़र बोल रहा होता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। वैसे सच बताऊँ तो मैं तुम्हारे क्वेश्चन पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। और हमें दिखाया जाता है अपनी शर्ट उतारता है और वहाँ पर जो हमारी फ़िल्मलेट थी वो बोल रही होती है मैं बस थोड़ा सा क्यूरियस थी इस वजह से पूछ रही थी। आयज़र बोल रहा होता है अच्छा लेकिन प्रिंसेस तुम्हें बता देता हूँ जब भी मैं तुम्हें टच करता हूँ तो मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ किसी चीज़ पर। और वहाँ पर वो बोल रहा होता है तुम्हें पता भी तुम कितनी ज़्यादा सेक्सी लग रही हो। और इसी के साथ वो लोग शुरू कर देते हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर जो आयज़र था वो तो उसकी किस कर रहा होता है। वो बोल रहा होता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। अचानक ही उसकी नज़रें बिल्कुल चेंज हो जाती है और हमें दिखाया जाता है हमारी जो फ़िल्मलेट थी फिर वो बोल रही है क्या हो चुका है। फिर वो मना करके ये कह रहा होता है नहीं प्रिंसेस अभी तो हमने शुरुआत करी है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी फ़िल्मलेट की आँख खुल जाती है। वहाँ पर जो आयज़र होता है वो बोल रहा होता है क्या तुम ठीक हो। और हमारी फ़िल्मलेट बताती है कि मैं ना हिल भी नहीं सकती हूँ। और हमें बताया जाता है कि लोगों ने ना थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया होता है और कुछ दिनों तक ये लोग जो है ना वो छुट्टियों पर गए हुए होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हमारी फ़िल्मलेट तैयार हो रही होती है और वहाँ पर वो आयज़र को बोल रही होती है तुम्हारी वजह से मेरी नेक पे इतने सारे मार्क्स हैं, मैं इसको हटा भी नहीं पा रही हूँ। वहाँ पर वो बोल रही होती है आखिर अगर मैं बाहर गई तो लोगों ने ये देख लिया तो क्या होगा। वहाँ पर आयज़र बोल रहा होता है इस तरीके से एक मत करो कि तुमने कुछ नहीं किया था रात को, तो इस वजह से भी सोच रहा हूँ कि ना हमें ना थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेनी चाहिए। तुम ऐसा करना मेंशन में रहना और बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। हमें दिखाया जाता है उसके करीब आता है और वो बोल रहा होता है और जब हम लोग छुट्टी पे होंगे तो मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, समझ आ रहा है। और हमारी जो फ़िल्मलेट थी वो तो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है। वहाँ पर वो बोल रही होती है खेलना बंद करो, वैसे भी अभी सुबह हो रही है। लेकिन आयज़र तो बड़े अलग ही मूड में होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो हमारी फ़िल्मलेट थी वो अपने ना मदर और फादर के ना रूम में आती है और वहाँ पर वो अपने मदर और फादर के रूम को देखकर पहली बार बहुत ज़्यादा रो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा कांप भी रही होती है। और वहाँ पर आयज़र जो था उसे संभाल रहा होता है और हमारी फ़िल्मलेट बता रही होती है कि मैं अब इस रूम को इस्तेमाल करूंगी क्योंकि वैसे भी मेरे पास एक हस्बैंड है जिसके साथ मैं ये कर सकती हूँ। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर वो लोग उस रूम में होते हैं और वो लोग रोमांस कर रहे होते हैं। हमारी जो फ़िल्मलेट थी वो बता रही होती है मुझे इन छुट्टियों में कुछ पता ही नहीं चला, चाहे शाम हो या सुबह हो उसको फर्क ही नहीं पड़ता है, वो कभी भी करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी ये टाइम सबसे ज़्यादा अच्छा था और मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुई इस टाइम में। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो सुबह उठ चुकी होती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और वो अपने मन में बोल रही होती है यहाँ पर सर्वेंट्स हर दिन आकर बेड की शीट्स को ना चेंज करते हैं, ऊपर से हमारा खाना भी तैयार होता है, ये तो अच्छी बात है। हमें दिखाया जाता है फिर उसकी नज़र एक चीज़ पे जाती है और वहाँ पर वो बोल रही होती है ये चीज़। फिर वो हमें बता रही होती है कि जब मुझे ना अच्छा महसूस नहीं होता है मेंशन में तो मैं ना आयज़र के साथ कहीं घूमने के लिए निकल जाती हूँ और वहाँ पर हम रात भर तक बातें करते रहते हैं। और सच बताऊँ तो ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही हैं। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी जो फ़िल्मलेट थी वो आयज़र का इंतजार कर रही होती है क्योंकि आयज़र जो होता है वो लेट हो चुका होता है। वहाँ पर वो सोच रही होती है कि आयज़र जो कभी लेट नहीं हुआ है लेकिन अचानक ही लेट क्यों हो गया है। फिर हमें दिखाया जाता है आयज़र भी आ जाता है और हमारी फ़िल्मलेट बोल रही होती है आखिर तुम इतना ज़्यादा लेट क्यों हो, तुम्हें पता भी मैं कितना ज़्यादा बोर हो गई थी आज के दिन। वहाँ पर वो उसे सुना रही होती है लेकिन आयज़र तो उसकी तरफ बढ़ा होता है। हमारी फ़िल्मलेट बोल रही होती है तुम्हारी भी वेकेशन थी लेकिन फिर भी तुम आराम से फ्रीली इधर उधर घूम रहे हो लेकिन मुझे जाने नहीं देते हो। हमें दिखाया जाता है आयज़र जो होता है वो हमारी फ़िल्मलेट को किस करने लग जाता है। फिर जो सेरेना थी वो उसे रोकती है और फिर पूछती है कि क्या तुम्हारा मूड खराब है, तुम इस तरीके से क्यों एक्ट कर रहे हो। वहाँ पर जो हमारा आयज़र था वो बोल रहा है मैं शावर लेके आ रहा हूँ तो मेरा तुम इंतजार करना यहाँ पर। फिर हमारी फ़िल्मलेट बताती है उस रात उसने मेरी लिमिट्स को चेक किया, सच में वो बहुत ज़्यादा रफ था, ऐसा लग रहा है उसे कुछ हुआ था लेकिन मुझे बता नहीं रहा था कि वो उसे क्या हुआ है। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सुबह हो चुके होते हैं और वो बोल रही है तुम सच में बिल्कुल एनिमल की तरह हो। आयज़र बोलता है तुम किस बारे में बात कर रही हो। हमारी फ़िल्मलेट जो थी वो अपने मन में बोल रही है इसे कब समझ आएगा। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसकी नजर जाती है एक वाज भी टूट चुका होता है। वो बोल रही होती है तुम सच में बिल्कुल एक परवट हो। आयज़र बोल रहा होता है
तुम भी तो बिल्कुल एनिमल की तरह करती हो। और वहाँ पर जो हमारी फेवरेट थी वो बोल रही होती है अच्छा थोड़ा सा दूर हट सकते हो, मुझे चावल लेने जानी है। लेकिन आयशा बोल रहा है नहीं मैं नहीं हटूंगा। और हमें दिखाया जाता है वो दोनों ऐसे ही लड़ रहे होते हैं। हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही होती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, दूर हट जाओ। फिर वहाँ पर जो हमारा आयजर था वो ये बोलता है कि तुम हमेशा ही ऐसे कर रही हो, क्या तुम वापस अपने ओरिजिनल सेल्फ में जाना चाहती हो। हमें दिखाया जाता है उसके ऊपर आ जाता है और हमारी फ्रेंड बोल जाती है ये सच में पागल है, मेरे हिसाब से तुमने कभी भी कोशिश नहीं करी थी रोकने की। फिर वहाँ पर जो आयजर था वो उसके ऊपर आता है और वो बोल रहा होता है मेरे हिसाब से तुमने अभी ये सब कुछ जाना है। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर जो हमारा आयजर था वो तो चाय पी रहा होता है और ये दोनों टेरेस में होते हैं। वहाँ पर हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही होती है चलो कहीं घूमने चलते हैं। आयजर बोलता है कि तुम्हें कहाँ पर घूमने जाना है। हमारी जो फेवरेट थी वो बोलती है उस समंदर पर जहाँ पर हमारा जो न्यू होटल है ना वो बिल्ड हो रहा है, मुझे वहाँ पर जाना है, मुझे देखना भी है कि आखिर वो किस तरीके का है। वहाँ पर जो हमारी फेवरेट थी उसकी बात सुनकर आयजर बोल रहा होता है अच्छा मैं समझ रहा हूँ। वहाँ पर हमारी जो फेवरेट थी फिर वो बोलती है लेकिन ये मुश्किल होगा, हमें चेयरमैन हरार से बात करनी चाहिए कि वो निगोशिएट करे रेलवे कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। वहाँ पर जो हमारा आयजर था वो बोल रहा होता है मैंने पहले ही ये काम कर लिया है और मैं तुम्हें बेच भी दूंगा। हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही होती है क्या उन्होंने एग्री कर लिया। वहाँ पर जो हमारा आयजर था वो बोल रहा होता है लेकिन एक कंडीशन पर कि हमें उनकी ना वेलफेयर फाउंडेशन को ना ज्वाइन करना होगा। हमारी जो फेवरेट थी वो और ज्यादा खुश हो जाती है। फिर वो बोल रही होती है ठीक है फिर मैं भी विजिट करूंगी, तुम भी आओगे ना मेरे साथ, लेकिन मैंने एक रीजनेबल एक्सक्यूज ढूंढा है ताकि हम लोग जो है ना वो टाइम से ज्यादा बाउंड ना हो। ये एक ऑफिशियल बिजनेस है और मैं इसे बिजनेस ट्रिप की तरह कंसिडर करूंगी ताकि हमारे पास ज्यादा टाइम हो, क्योंकि वहाँ पर पहुंचने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और उस वक्त तक हमारी जो वेकेशन है वो भी खत्म हो जाएगी। क्या ये आइडिया अच्छा नहीं है। और वहाँ पर जो हमारी फेवरेट थी फिर वो है ना हंसते हुए बोल रही होती है अगर हम चाहे तो पूरी ट्रेन को किराए पे ले सकते हैं ताकि हम जल्द से जल्द पहुंच जाए और ऑफ कोर्स तुम भी आने वाले हो ना। ऐसे तो चुप होता है और हमारी जो फेवरेट थी वो अपने मन में बोल रही होती है ग्रैंड मदर तो बहुत ज्यादा खुश होंगी पर मैं सोच रही हूँ कि आखिर ग्रैंड मदर का फेस क्यों नहीं देख पा रही हूँ। और हमें दिखाया जाता है उसकी ग्रैंड मदर को जिनकी हालत थोड़ी सी बेकार लग रही होती है। अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर विक्टर को जहाँ पर वो बोल रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स के नंबर इतने ज्यादा घटते क्यों जा रहे हैं, आखिर इसका रीजन क्या है। वो बंदा बताता है कि असल में कुछ दिनों से ही हमारे कॉन्टैक्ट के नंबर बहुत ज्यादा है ना गिरते जा रहे हैं, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आप लोगों ने साइन किया था वो खत्म होते जा रहे हैं। आप इस डॉक्यूमेंट को देखिए, ये जो डेटा है ना हमने अभी अभी है ना कलेक्ट किया है। वो जो होता है ना विक्टर वो देखने लग जाता है और वो बोल रहा है एक डेवलपमेंट प्लान, क्या ये लोग पागल है, आखिर इतना बड़ा प्रोजेक्ट किसका होगा। वहाँ पर वो बताता है कि ये असल में सेरेनिटी फैमिली का है। वो लोग सोच रहे हैं कि वो वहाँ पर एक ना न्यू होटल बनाने वाले हैं। हमारा जो विक्टर है तो वो बोल रहा है क्या मतलब आयजर का। और हमें दिखाया जाता है वो जो सामने बंदा होता है वो बोल रहा होता है और इसके साथ हमने ये कंफर्म किया है कि वो अर्बन डेवलपमेंट में भी साथ देंगे और दूसरी बात वो वहाँ पर एक ट्रेन स्टेशन भी बना रहे हैं और ये सारा काम एक झटके में तो नहीं होने वाला है। मेरे हिसाब से वो बहुत समय से इस चीज की प्लानिंग कर रहे थे और वो कंपनीज जो हमारे साथ भी नहीं है उन्होंने भी ना उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। इस वजह से हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिन ब दिन लो होते जा रहे हैं। वहाँ पर जो विक्टर था वो तो गुस्सा करने के अलावा कुछ नहीं कर रहा होता है और वहाँ पर वो बोल रहा होता है आखिर वो रीजन क्या है कि वो हम लोगों के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं और पहली बात वो उस पर बिलीव ही क्यों कर रहे हैं। फिर हमें बताया जाता है उसी बंदे के द्वारा कि करंटली 78% जो लोग हैं ना उन्होंने हमारे साथ री-कॉन्ट्रैक्ट करने में ना मना कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि वो ना 3 साल तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे हमसे। और दूसरी चीज कि जो हमारे डायरेक्ट एफिलिएट्स है ना और कुछ छोटी कंपनी वो तो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में है लेकिन हमारे पास इनफ पावर नहीं है कि हम लोग जो है अपने ना बिजनेस को कायम रख सके। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें प्रायोरिटी में ना डाला जा रहा है। हमारी जो की मटेरियल्स की सप्लाई है वो भी खत्म होती जा रही है और हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी खत्म होते जा रहे हैं। हमें दिखाया जाता है वो बंदा बोल रहा था एज विक्टर के ना 3 साल, क्या तुम पागल हो गए हो, इस तरीके से तो हम बर्बाद हो जाएंगे। फिर वहाँ पर वो बंदा बोल रहा होता है यहाँ पर एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो प्रेसिडेंट है ना शेल्टर्स बैंक के वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से आपसे मिलना चाहते हैं, कुछ चीज़ों के बारे में उन्हें आपसे बात करनी है। वहाँ पर विक्टर बोलता है क्या वो दोबारा से डिपॉजिट करवाना चाहता है, 1 मिनट मुझे बताओ कि आखिर उसको काम क्या है। वहाँ पर हमें बताया जाता है उस बंदे के द्वारा कि असल में बैंक डिपॉजिट जो है ना और लो शार्क जो है ना फंड्स वो बहुत ज़्यादा मिक्स हो चुके हैं और यहाँ पर एक और बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। हमारी कोर्ट इंस्पेक्शन की वजह से हमें ये खबर मिली है कि जो शेल्टर है वो बहुत जल्दी बैंकक्रप्ट होने वाला है, यानी शेल्टर बैंक। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे जो कॉन्टैक्ट है और ये सारी चीज़ें हैं वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएंगी किसी और बैंक को जिसका नाम है हैंडलॉर्ड बैंक। वहाँ पर वो बताता है कि ये जो बैंक है ना वो असल में सेरेनिटी फैमिली के साथ एफिलिएटेड में है। फिर वो विक्टर को बोलता है ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, हमारे जो ग्रायन के बहुत सारे स्टेट्स हैं वो बहुत मुश्किल में हैं, हमारा मेन फंड भी हट चुका है और दूसरी बात हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स भी हटते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा ग्रायन को बैंकक्रप्ट होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। क्या हम इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि आखिर किसने हमारी जानकारी को है ना पब्लिक किया है। वहाँ पर वो जो होता है ना बोल रहा होता है मैं इन्वेस्टिगेट करूंगा कि आखिर किसको हमारे कॉन्ट्रैक्ट के फीचर्स के बारे में पता है। विक्टर बोल रहा होता है क्या तुम पागल हो,
क्या तुझे याद नहीं है जो पहले चार्ज में था अब वही हमारा दुश्मन बन चुका है, और इसका मतलब वो डेलिबरेटली जानबूझकर हम पे अटैक कर रहे हैं। क्या तुम भूल चुके हो पहले कौन चार्ज में था? वो बंदा बोल रहा था, ओ हाँ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। वहाँ पर वो मदद बता रहा होता है हमारा वेक्टर के ना, जिसने सारी की सारी चीज़ों को मेमोराइज कर लिया कि हम किस मेजर कंपनीज के साथ ताल्लुकात में हैं, हमारा बिजनेस सबसे ज़्यादा कहाँ से स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर से जब हम छोटे थे तो उसने ये भी पता लगा लिया कि हम कहाँ से ज़्यादा पैसा कमाते हैं, हमारी ज़्यादा स्ट्रेंथ कहाँ से, और वही चीज़ों पर वो टारगेट कर रहा है। ये सब कुछ उस आदमी की वजह से हुआ है, और जो हमारे साइड पे होना चाहिए था वही अब हमारा दुश्मन बन चुका है, वो भी एक बहुत बड़ा दुश्मन। इससे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आखिर हम इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकले? हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर हमारे ना फ्रेडरिक को जो बोल रहा होता है कि मुझे ना एक्स की तरफ से कॉल आई थी, ये वही है जो मुझे ऑर्डर देता है असल में पीछे से, लेकिन मैंने उसको पर्सनली बोला है कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तो उसने मुझे बोला कि मैं यहाँ पर आऊँगा, तो इसलिए मैं आ चुका हूँ। देखता हूँ कि आखिर वो कौन है, क्या वो कोई और हो सकता है, बट मुझे जानना है कि आखिर कौन मुझे ना पीछे से बैठकर इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि मैं इन सारी चीज़ों को ना कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स है नेटिव फैमिली के सारी चीज़ों को लेके आऊँ उसके पास। मैं ये जानना चाहता हूँ और फिर मैं ना सहीना को बचाना चाहता हूँ और अपना रोल है ना निभाना चाहता हूँ। हमें दिखाया जाता है वो सेक्स का इंतजार कर रहा होता है। वहाँ पर एक औरत आती है जिसे देखकर वह हैरान हो चुका होता है। वहाँ पर वो जो औरत थी वो अपना हुडी उतारती है और वो बोल रही है हम तो पुराने दोस्त थे है ना, और ऐसा लग रहा होता है कि दिया ही है। और वहाँ पर हमारा फ्रेडरिक बोल रहा होता है क्या मतलब, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो थी ना दिया, वो बोल रही है मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करने दीजिए मिस्टर फ्रेडरिक, मेरा नाम है दिया द लॉरेंट। हमें दिखाया जाता है लास्ट दिन होता है वेकेशन का। हमारी जो फेमिलियर थी वो उतर रही होती है, सोई तो बोल रही होती है आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। फिर वहाँ पर माँ जो होती है ना बताती है कि असल में मिस्टर आइजर आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारी फेमिलियर बोलती है कि उनसे बोलिए कि थोड़ा देर इंतजार करें मेरा, मैं ऑफिस में जाके आती हूँ। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो ऑफिस में जा चुकी होती है और वो अपने मन में बोल रही होती है मुझे सबसे पहले तो डिटेल्स निकालनी होंगी, यहाँ पर बहुत सारी पिक्चर्स होंगी मटेरियल की जो वहाँ पर है ना ट्रांसपोर्ट हुए होंगे। ये अच्छा आइडिया है अगर मैं उनको देख लूँ। हमें दिखाया जाता है वो इंपॉर्टेंट पेपर्स को देख रहे होते हैं जो आइजर के ड्रॉर्स में रखे हुए होते हैं, और वो बोल रही है एक मिनट आखिर ये क्या है। उसके हाथ से एक पेपर गिरता है, वहाँ पर उस पेपर को उठा रही होती है और वो बोल रही है कितना ज़्यादा अनोइंग है। जब वो उठाती है तो वो हैरान हो चुकी होती है और वो बोल रही है ये क्या है, एक डाइवोर्स सर्टिफिकेट, और वहाँ पर उसका डाइवोर्स सर्टिफिकेट होता है आइजर के साथ। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है मिस लांसा का रेजिडेंस। वहाँ पर सब लोग हैरान होते हैं क्योंकि जो हमारी सैना थी वो मिस लांसा के पास आई हुई होती है। वहाँ पर वो अंदर चली जाती है, वहाँ पर एक बंदा जो था वो मना कर रहा होता है, लेकिन हमारी जो फेमिलियर थी वो अंदर घुस जाती है और वो बोल रही होती है आखिर वो क्या कर रही है और तुम मुझे रोक क्यों रहे हो। वो बंदा बोल रहा होता है कि मुझे इन्फॉर्म करना होगा पहले मिस लांसा को, लेकिन अभी के वक्त मैं इन्फॉर्म नहीं कर सकता हूँ। वहाँ पर जो लेडी सेलिना थी वो बोल रही थी क्या मैं स्ट्रेंजर हूँ मिस लांसा के लिए। हमें दिखाया जाता है पीछे से जो है ना वहाँ पर एस्टेंस आ जाती है। एस्टेंस को देखकर वो थोड़ा सा हैरान होती है। फिर जो एस्टर थी वो ये बताती है कि तुम्हारी जो है ना ग्रैंड मदर है असल में उन्होंने मेडिकेशन ली है जिस वजह से वो बहुत ज्यादा गहरी नींद में सो चुकी हैं। अगर हमने उनको जगा दिया तो इसके लिए बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होंगे उनके ना हेल्थ पर। वहाँ पर जो हमारी फेमिलियर थी वो बोल रही है तो फिर वो कब तक जागेंगे। हमें बताया जाता है एस्टन के द्वारा कि असल में वो बहुत देर से ना सो रहे हैं और हम उनको जगा नहीं सकते हैं, ये थोड़ा सा बुरा होगा। वहाँ पर हमारी जो फेमिलियर थी वो बोल रही है मैं उनसे फेस टू फेस बात करते आई हूँ। वहाँ पर वो जो बंदी थी ना एस्टन वो बोल रही है लेकिन फिर भी आपको समझना चाहिए। हमारी जो फेमिलियर थी वो बोलती है क्या वो इतनी ज्यादा बीमार है, अपने मन में बोल रही है कि मैं डाइवोर्स पेपर के बारे में बात करना चाहती थी उनसे। मेरे को लगा कि ग्रैंडमा को इस बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आइजर से खुद बात करनी चाहिए। अब अगर वो इतनी ज़्यादा बीमार है तो मैं उनको है ना जाके सब नहीं बता सकती हूँ। मैंने उनको कहा था कि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग बंद कर दे, लेकिन फिर भी उन्होंने बंद नहीं किया। अगले सीमा में दिखाया जाता है हमारी फेमिलियर जो होती है उसने किसी से कॉल पे बात करके ये जान लिया होता है कि वो जो डाइवोर्स पेपर है वो हमारे आइजर ने ही लिखवाए हैं और असल में वो अभी भी वैलिड है, उसकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो सकती है। हमारी जो फेमिलियर थी वो अपने मन में बोलती है अब मुझे समझ आया कि जब मैंने सोचा था कि मैं भी डाइवोर्स लूंगी तो शायद तुमने भी सोच लिया होगा, लेकिन ये सच में बहुत ज़्यादा बेकार है। क्या यही वो एग्जैक्ट मैटर है डाइवोर्स का जिसके बारे में मैं सोच रही थी। हमें दिखाया जाता है आइजर भी आ जाता है, फिर वो उसका नाम पुकारता है और बोल रहा होता है कि आखिर तुम खाना और लंच क्यों नहीं कर रही हो, मैंने सुना है कि तुम ना मील्स को स्किप कर रही हो। हमारी जो फेमिलियर थी वो बोल रही है तुम्हारी वजह से, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, और ये कहकर वो उसे किस कर लेती है। वहाँ पर जो हमारे आइजर था वो तो चुप होता है, फिर वहाँ पर वो भी उसे किस करता है। और हमारी जो फेमिलियर थी वो अपने मन में बोल रही है हमारी ये जो अनप्लीजेंट मैरिज है हमें इसमें फोर्स किया गया है, लेकिन इसमें डाइवोर्स देना ये बहुत ज़्यादा वर्स हो सकता है। अब मुझे इस बारे में सोचना होगा, मुझे खुद सर्च करना होगा। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो जो होती है ना हमारे आइजर को करीब करती है। हमें दिखाया जाता है वो लोग किस कर ही रहे होते हैं, लेकिन अचानक ही आइजर जो था वो रुक चुका होता है और वहाँ पर
हमारी फेवरेट अभी भी गुस्से में होती है। फिर वो जो होता है ना उसके चेहरे को देखता है और वो बोल रहा होता है अपने मन में, ऐसा लगता है ये किसी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा है, आखिर क्या रीजन होगा। फिर वहाँ पर वो उससे पूछता भी है, लेकिन हमारी फेवरेट चुप होती है। आयजा जो होता है वो बोल रहा होता है अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती हो तो फिर ऐसे ही रहो। हमारी जो फेवरेट थी फिर वो बोलती है डाइवोर्स पेपर्स मैंने उन्हें देखा था, क्या वो सच में रियल हैं? तुम क्या मुझे सच में डाइवोर्स देने वाले हो? आयजा जो था वो तो स्माइल करता है, फिर वहाँ पर वो उसे किस करता है और हमारी फेवरेट अभी भी रो रही होती है। आयजा बोल रहा होता है हाँ बिल्कुल। हमारी फेवरेट हैरान होती है कि उसने बिना झिझक आंसर दे दिया है। फिर वो बोलती है तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बुरे इंसान हो, तुमने मुझसे शादी करी फिर ऊपर से डाइवोर्स भी ले रहे हो अपनी ही मर्जी से। यहाँ पर इस मैरिज में तुमने मुझे फोर्स किया और अब तुम मुझे ही निकाल रहे हो, ये सच में बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। मुझे सब कुछ बताओ ऑनेस्टली, क्या कि तुम्हारा रीजन क्या है मुझसे ब्रेकअप करने का? नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, क्या ये सब कुछ मेरी ग्रैंड मदर की वजह से है? कि यहाँ पर कुछ डील में था ऐसा जो मेरी ग्रैंड मदर ने तुम्हारे से बोला था? वो जो हमारा आइजर था वो हाँ कर देता है और बोल रहा है बिल्कुल सही कहा। बात यह है कि जब तुम्हारी ग्रैंड मदर ने मुझसे प्रपोजल रखा था कि मैं तुमसे शादी करूं तो उस वक्त एक कंडीशन भी रखी थी कि मुझे डाइवोर्स भी लेना पड़ेगा, इसके एक्सचेंज में मैं थोड़ी देर के लिए तुम्हारी फैमिली की पावर को उधार ले रहा था और उसके बदले मुझे तुम्हें डाइवोर्स देनी थी। हमें वो कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जिसमें ग्रैंड मदर बोल रही होती है मेरी कंडीशन है कि तुम्हें डाइवोर्स देनी होगी। आदर बोलता है लास्ट टाइम तो आपकी कोई कंडीशन ही नहीं थी। वहाँ पर वो बताती है कि असल में मुझे ना डिसएडवांटेज भी दिखे इस पोजीशन के, अगर मैं जो हूँ मैं तुम्हारा को सही चीजें दे दूँ तो मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए मुश्किल हो सकती है। मैं बस उससे प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ अपनी ब्लड लाइन को, समझ आ रहा है तुम्हारे को? और आदर बोल रहा होता है अच्छा आप ये कह रही हैं कि आप मेरे ऊपर है ना भरोसा भी करती हैं और सेम टाइम पे भरोसा भी नहीं करती हैं, है ना? वहाँ पर वो जो होती है ना लांसा वो बोल रही है तुम ठीक कह रहे हो, मेरे ये कहने का मतलब है कि मैं तुम पे टाइम और मनी दोनों ही इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ कि कहीं तुम है ना मेरी ग्रैंड डॉटर से आगे निकल जाओ। और ग्रैंड डॉटर की सेफ्टी को है ना मैं बहुत ज़्यादा मायने रखती हूँ, वैसे भी मैं इसको गारंटी नहीं कर सकती हूँ, तुम्हें समझ आ रहा है ना? और जब वो टाइम करीब आएगा तो तुम्हें डाइवोर्स देनी होगी। जैसा मैंने बताया तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं होंगे सेनिटी के, और फिर जो मैं सारे प्रोसीजर है उसको एडवांस में ही कंप्लीट करके रखूंगी। जैसे ही मैरिज की शुरुआत होगी डाइवोर्स जो होगा वो मैंडेटरी होगा, समझ आ रहा है? और ये भी कि अगर तुमने डाइवोर्स दे दिया तो तुम 2 साल तक उससे शादी नहीं कर सकते हो। वहाँ पर वो जो होता है ना हमारा आइजर वोट के जाने लग जाता है, बोल होता है आप जैसा कहें। लेकिन वहाँ पर जो ग्रैंड मदर थी वो बता रही होती है लेकिन फिर भी तुम हमारी फैमिली को मैनेज कर रहे हो। यहाँ पर एक हमेशा ग्रेटिट्यूड रहेगा मेरा जो मैं तुम्हें शो करना चाहूंगी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर जो मेरी सस्पिशियस साइन है मुझे उसमें दिखे तो डाइवोर्स को है ना जल्द से जल्द हमें डालना पड़ेगा। और दूसरी बात एक और कंडीशन है कि अगर जो सरीना है वो इंजर्ड हो गई या फिर वो मरने वाली हुई तो डाइवोर्स दोबारा से है ना वैलिड हो जाएगी। वहाँ पर जो हमारा ना ऐसा था वो बोल रहा था है आप जिस चीज़ में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं आप वो करें। फिर वहाँ पर जो ग्रैंड मदर थी वो बोल रही है लेकिन फिर भी अगर तुम दोनों के अंदर ही एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ गई तो शायद मैं इस बारे में सोच सकती हूँ, क्योंकि वैसे भी मैं अपनी फैमिली और अपनी ग्रैंड डॉटर को हैप्पीली देखना चाहती हूँ और तुम्हें भी साथ में। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर हमारी जो फेवरेट थी वो सब समझ चुकी होती है और वहाँ पर वो बोल रही है तुम्हें मुझे पहले ही बता देना चाहिए था शुरुआत में ही, आखिर तुमने मुझे सीक्रेट क्यों रखा? वहाँ पर जो हमारा आयदा था वो बोल रहा है शुरुआत से ही हाँ मैं तुम्हें बता तो सकता था लेकिन फिर भी तुम्हारी ग्रैंड मदर ने मुझे कहा था कि मैं तुमसे ये सब कुछ सीक्रेट रखूं। हमारी जो फेवरेट थी वो बोल रही है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मुझसे क्यों सीक्रेट रखना है। आयजर बता रहा होता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो तुमसे सीक्रेट क्यों रखवाना चाहती थी? अगर वो तुमसे सीक्रेट नहीं रखती तो क्या तुम वही सेम पर्सन होती जो आज हो? और हमारी फेवरेट समझती है कि अगर वो जो थी ना उसकी ग्रैंड मदर वो सीक्रेट नहीं रखती तो वो कभी भी अपनी ट्रू पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पाती। और दूसरी चीज वो ना उसका रिश्ता भी अपनी ग्रैंड मदर के साथ बर्बाद नहीं होता, साथ ही वो इतनी मेहनत कभी भी नहीं करती हमारी सेनिटी को चलाने के लिए और वो उस लोनलीनेस और है ना अकेलेपन का भी शिकार नहीं होती है। लेकिन फिर भी ये उसके ना हक में बहुत ज़्यादा बेहतर था। वहाँ पर वो बता रही होती है अब मुझे समझ आ रहा है, हमें दिखाया जाता है वो ऐसे से बोलती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ग्रैंड मदर को बना लूँगी और डाइवोर्स का जो क्लॉज है उसे हटा दूँगी कॉन्ट्रैक्ट से, समझ आ रहा है? वैसे भी मेरा माइंड चेंज हो चुका है, मैं डाइवोर्स नहीं लेना चाहती हूँ। लेकिन आंसर बोलता है सही ना तुम बात को नहीं समझ रही हो, असल में डाइवोर्स लेना मेरी खुद की मर्जी है, मैं तुम्हें डाइवोर्स अपनी मर्जी से दे रहा हूँ, इसका कोई लेना देना नहीं है डील से। और हमारी जो फैमिली थी वो हैरान हो चुकी होती है। आयजर बताता है जो डाइवोर्स पेपर है मैंने उसको पहले ही कंप्लीट कर लिया है और वो बहुत जल्दी कोर्ट में सबमिट कर दिए जाएंगे। जो मैंडेटरी मेडिएशन पीरियड है उसको थोड़ा सा है ना टाइम लगेगा लेकिन फिर भी हम लोग डाइवोर्स ले लेंगे। हमारी जो फैमिली थी वो बोल रही है मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? आयजर बोल रहा होता है मेरे कहने का मतलब वही है जो तुमने सुना है। और वहाँ पर हमारी फैमिली बोलती है तो तुम ये कह रहे हो कि तुम और कुछ नहीं कहना चाहते हो, है ना?
तुम्हें मुझसे सेपरेट होना है ये बताओ। और हमें दिखाया जाता है वो उठ जाती है और वहाँ से वो चली जाती है। आयशा जो होता है उसके जाने के बाद ही अपने मन में बोल रहा होता है, मैं जानता हूँ कि शुरुआत से ये जो सेपरेशन थी वो बहुत ज़्यादा बेकार थी, क्योंकि मैंने अपना दिल तुम्हारे को दे दिया था। मैं सच में बहुत ज़्यादा बुरा इंसान हूँ, मैंने तुम्हारे दिल को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुँचाई है। और हमारी जो फैमिली थी वो है ना बाहर आके सोच रही होती है अपने मन में कि अगर मैं सच बताऊँ तो है ना मुझे लगता है कि मैंने ही ये सब की शुरुआत करी थी, मैंने ही उसे पहले किस किया, मैंने ही हमेशा उसको है ना अप्रोच किया। शायद इसी वजह से वो कभी भी मुझसे प्यार नहीं करता था। वहाँ पर वो जो होती है ना ये सब सोच रही होती है, लेकिन आयदर भी सोच रहा होता है अपने मन में ये बोलते हुए, वेकेशन की शुरुआत में मैंने उम्मीद करी थी कि तुम डाइवोर्स पेपर्स को ढूंढ लो और इसी वजह से मैंने सबसे सामने तुम्हारे ना डाइवोर्स पेपर रखा। आई नो इसने तुम्हारे को बहुत ज़्यादा तकलीफ दी, लेकिन फिर भी ये जो रिएक्शन था ना तुम्हारा, ये मुझसे बहुत ज़्यादा शॉक हो गया। ये उससे ज़्यादा था जितना मैंने सोचा था। हमारी जो फ्रेंड थी वो अपने मन में बोल रही थी, आखिर ये सब कुछ क्या है, मैं अपनी फैमिली बनाना चाहती हूँ, लेकिन जो भी मेरे साथ हार्ट को शेयर करता है वो हमेशा ही मुझे इस अंधेरे में छोड़ के चले जाता है। वो बैठकर बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अपने मन में यही बोल रही होती है, आखिरकार मैं दोबारा से अकेली हो गई।